आप सभी देख रहे हो अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी एक सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी हमें केरला से एक बुजुर्ग आदमी ने भेजी है, जिन्होंने मुझे अपना नाम बताने से मना किया है। और ये कहानी उन्हीं के पोते आकाश के साथ घटी है। तो अब मैं आप सभी को कहानी उन्हीं बुजुर्ग आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक काल्पनिक नाम लेके कहानी को सुनाऊंगा। मेरा नाम श्रीकांत है। मैं आकाश का दादा हूँ। आज से करीब 2 साल पहले आकाश केरला आया था। वह दिल्ली से केरला आ रहा था। आकाश का बचपन और जवानी दिल्ली में बीता था। वो सबरीमाला कुछ दिनों के लिए आ रहा था, जो कि केरला में है। वो अपना मन बहलाने के लिए आ रहा था। उसे सबरीमाला के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। आकाश ने सुबह करीब 7 बजे फ़ोन किया और कहने लगा, दादू मैं सबरीमाला बस स्टैंड पे आ गया हूँ। आप कहाँ हो? कब तक आओगे मुझे लेने? मैंने कहा बस तू थोड़ी देर रुक, मैं आता हूँ। आकाश बस स्टैंड के पास चाय वाली की दुकान पे मेरा इंतज़ार करने लगा। तभी अचानक बारिश होने लगी। बारिश काफ़ी ज़ोरों से हो रही थी। इसी वजह से मैं आकाश तक पहुँच नहीं पाया। आकाश ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगा, दादू आप मत आओ, मैं ही चल के आ जाता हूँ। बारिश में भीग के बीमार नहीं होना आप। मैंने कहा तुझे यहाँ के बारे में पता नहीं है, तू रुक मैं आता हूँ। पर आकाश बहुत जिद्दी था। उसने कहा मैं चला आऊँगा, आप मत आओ। आखिरकार मुझे मेरे पोते के सामने झुकना पड़ा। आकाश ने मुझे मना ही लिया। आखिरकार मैं आकाश को लेने नहीं गया और आकाश वहीं चाय वाले की दुकान पे बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगा। चाय वाले ने कहा, यह बारिश आज नहीं रुकने वाली है। कब तक इंतज़ार करोगे? जाओ भीगते हुए, वरना रात तक इंतज़ार करना पड़ेगा और रात में यहाँ घूमना सही नहीं है। आकाश मन मौजी था। चाय वाले की बात सुनकर आकाश बोला, क्यों रात में शेर आते हैं क्या, जो घूमना मना है? चाय वाले ने कहा, शेर नहीं, यक्षिणी घूमती है यहाँ। आकाश हंसते हुए बोला, ये कौन सा जानवर है भला? दिल्ली के चिड़ियाघर में कभी इस जानवर को नहीं देखा। चाय वाला बोला, तुमने कभी यक्षिणी के बारे में नहीं सुना है क्या? आकाश बोला, नहीं तो, ये जानवर कैसा दिखता है? चाय वाला बोला, यक्षिणी एक औरत है। आकाश पेट पकड़ के हंसने लगा और बोला, बाप रे, तुम लोग एक औरत से डरते हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? चाय वाला डरावनी मुस्कान के साथ बोला, शहरी दिखाई पड़ते हो, भगवान से यही मनाना कि यक्षिणी से पाला ना पड़े, वरना कहीं के नहीं रहोगे। आकाश बोला, ऐसा क्या है तुम्हारी यक्षिणी में जो रात में घूमना मना है, और तुम सब उससे डरते क्यों हो? चाय वाला बोला, अभी फ़ोन पे किससे बात कर रहे थे? आकाश बोला, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम उल्टा मुझसे ही सवाल कर रहे हो। मेरे दादू थे, उन्हीं से ही बात कर रहा था। क्यों, कोई परेशानी है क्या तुम्हें? चाय वाले ने कहा, उनसे ही पूछ लेना यक्षिणी किस बला का नाम है। इतना कहने के बाद आकाश कुछ देर सोच में पड़ गया। ये चाय वाला पागल हो गया है शायद, कुछ भी बकता है। चाय वाला फिर से बोला, अपने दादू से पूछ लेना। ये चाय वाला पक्का पागल है। मैं इसके पास और रुकूंगा तो मैं भी इसकी तरह बहकी बहकी बातें करने लगूंगा। आकाश फौरन ही भीगते भीगते घर की ओर निकलने लगा। आकाश थोड़ी दूर गया ही था कि चाय वाला पीछे से चिल्लाया, अरे रोड से जाओ, कच्चे रास्ते से मत जाओ, वहाँ खतरा है। पर आकाश ने चाय वाले को पागल समझा और रोड से जाने के बदले कच्चे रास्ते से जाने लगा। देखते ही देखते बारिश और तेज हो गई। आकाश कुछ ही सेकंड में पूरी तरह भीग चुका था। उसका मोबाइल और सारा सामान भीग गया था। वो कच्चे रास्ते से घर की ओर चला जा रहा था। बारिश की वजह से कुछ आगे का दिखाई देना बंद हो गया था। आकाश को तभी कुछ ऐसा लगा कि कुछ दूर सुपारी के पेड़ के पास एक लड़की खड़ी है, पर बारिश की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश ने 1-2 बार आवाज लगाई, अरे कोई है वहाँ? क्या ये श्रीकांत जी का घर है? यहाँ से कितना दूर है? पर आकाश के पूछने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। तो आकाश को लगा ये उसका भ्रम है, इतनी बारिश में यहाँ कौन आएगा। आकाश भागता हुआ कुछ दूर गया। तभी उसे एक घर दिखाई देता है। उस घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। आकाश ये देख के फौरन ही समझ गया कि वो आदमी कोई और नहीं, मैं ही हूँ। वो जोर से बोला, दादू मैं आ गया। मैंने कहा, अरे तू भीगता हुआ क्यों आया? मैं आने वाला था ना, तो तूने मना क्यों किया? आकाश ने कहा, अगर आप आ जाते तो मैं बारिश का मजा कैसे लेता। मैंने कहा वहीं खड़ा रहेगा या घर भी आएगा। आकाश भागा भागा आया और मुझे उठा के घुमाने लगा। मैंने कहा, अरे तू भीगा हुआ है, जा कपड़े बदल फिर बात करेंगे। आकाश अंदर गया
और कपड़े बदल के बाल सुखाने लगा। मैंने कहा खाना डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, चल खाना खा ले। कुछ दिन तक रिम्मी नहीं आएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुझे जो खाना हो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। आकाश बोला, ये रिम्मी कौन है दादू? मैंने कहा यहाँ काम करने आती है। तेरे दादी के मरने के बाद से रिम्मी ने मुझे और इस पूरे घर को संभाला है। वो कुछ दिन नहीं आएगी, उसकी तबीयत बिगड़ी हुई है। चल अब खाना खा। आकाश ने कहा, अब भी मेरे साथ चलो, दोनों साथ खाएंगे। आकाश खाना खा ही रहा था कि उसने मुझसे ऐसा सवाल पूछा जिसको सुनने के बाद कुछ पल के लिए मैं हड़बड़ा गया। आकाश ने पूछा, दादू ये यक्षिणी क्या होती है? इस सवाल की उम्मीद मैंने नहीं की थी। मैं अचंभे में था कि आकाश ने फिर से कहा, दादू ये यक्षिणी क्या होती है? मैंने गुस्से से कहा, खाना खा चुपचाप। आते ही सवाल करने लगा, खाना खा अभी, बाद में बात करना। पर आकाश समझ गया था कुछ तो बात है जो दादू बताना नहीं चाहते हैं। इसलिए आकाश ने कहा, दादू आप बताओ वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसका जिद देख के मुझे गुस्सा आ रहा था। पर आकाश ने कहा, वो चाय वाला बोला रात में ज़्यादा घूमना नहीं, सब उससे डरते हैं। और जब मैंने चाय वाले से पूछा यक्षिणी कौन है, तो वो बोला अपने दादू से पूछ लो, वही बताएंगे। मैंने कहा तू उसकी बात पे ध्यान मत दे, यक्षिणी एक औरत है जो लोगों को फांस लेती है और काम निकलने के बाद वो उस आदमी को मार देती है। आकाश ने कहा, वो सिर्फ आदमी को अपना शिकार क्यों बनाती है? मैंने कहा, खाना खा, जितना बताया उतना काफ़ी है। यहाँ शाम के बाद ज़्यादा घूमना नहीं और लड़कियों और औरतों से थोड़ा दूर रहना। आकाश ने कहा, जी दादू दूर रहूँगा, आप टेंशन मत लो। इतना कह के उसने खाना ख़त्म किया और घर की छत पे जाके बारिश के मज़े लेने लगा। आकाश एक चित्रकार था। वो छत पे जाके अपनी पेंसिल और पेपर के साथ कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई अच्छा दृश्य ना होने की वजह से बार बार वो शुरू कर रहा था और थोड़ी देर में वो पेपर फाड़ के फेंक रहा था। काफी देर तक उसके साथ यही हो रहा था, पर थोड़ी देर बाद बारिश कम हुई। हल्की हल्की बारिश की बूंदों में अब साफ साफ सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। आकाश की नज़र एक पेड़ के पास गई। उसने देखा वहाँ एक खूबसूरत लड़की खड़ी है और वो लड़की पेड़ से सुपारी तोड़ने की कोशिश कर रही है। आकाश को एक अच्छा दृश्य मिल गया उसके चित्र के लिए। उसने अपनी पेंसिल उठाई और उस लड़की और उसके आसपास का चित्र बनाने लगा। आकाश की नज़र पेपर पे कम और उस लड़की पे ज़्यादा थी। तभी अचानक से मैंने आवाज़ दिया, आकाश बेटा मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सामान लाने, तू अब नीचे आ जा। आकाश जैसे ही पलट के बोला, हाँ दादू आ रहा हूँ, तभी उस पेड़ के पास से वो लड़की गायब हो गई थी। आकाश सोच में पड़ गया, ये कहाँ गई? मेरी तस्वीर पूरी भी नहीं हुई थी और ये कहाँ भाग गई? आकाश मायूसी के साथ नीचे आया और बोला, मैं भी चलूँगा। पर मैंने कहा, जब से तेरी दादी की मौत हुई है तब से मैंने इस घर को अकेला नहीं छोड़ा है, तू यहीं रुक, मैं जाके आता हूँ। आकाश ने कहा, दादू आप तो घूम के आओगे, मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाऊँगा। तभी मैंने कहा, तू हमारे बागों में घूम ले, वहाँ कई पेड़ पौधे और फल है। आकाश ने कहा, हाँ हाँ जाओ आप, मैं टाइम पास कर लूंगा। मैं आकाश को घर पे अकेले छोड़ के बाजार सामान लेने चला गया। आकाश ने सोचा कब तक घर में बैठ के दादू का इंतजार करूं, यहाँ कुछ करने को भी नहीं है, क्यों ना मैं बागों में घूम आऊं। आकाश अपनी पेंसिल और पेपर लेके बागों की ओर बढ़ चला। वो इतने सारे पेड़ पौधे और फल देख के हैरान हो गया। उसने सोचा दादू अकेले रहते हैं, इतना फल और बाकी चीजों का दादू क्या करते होंगे। आकाश सोच ही रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी के चलने की लग रही थी। आकाश फौरन ही अपने आसपास देखने लगा। वो चौकन्ना हो गया था। उसे लगा मेरे आसपास कोई सांप है। वो सावधानी से अपने कदम बढ़ाने लगा। उसे एक पेड़ के पीछे से हलचल सुनाई दे रही थी। उसे लगा उस पेड़ के पीछे एक सांप है। आकाश ने पास में रखा एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और वो लेके धीरे धीरे आगे चलने लगा। तभी अचानक से वो लड़की सामने आई और उसे सांप समझ के आकाश ने उसे मारना शुरू कर दिया। बिना देखे आकाश उसे मारने लगा। मारते समय आकाश ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो लड़की जोर से चिल्लाई, अरे दिखता नहीं है क्या, क्यों मार रहे हो मुझे? लड़की की आवाज़ सुनते ही आकाश रुक गया और जब उसने आंखें खोली तब उसने वही लड़की देखी जिसकी वो तस्वीर बना रहा था। आकाश उस लकड़ी के टुकड़े को फेंक कर बोला, मुझे लगा कोई सांप है इसलिए मैंने तुम्हें मारा। मैं सांपों से डरता हूँ, इसी वजह से मैंने आंख बंद कर रखी थी, मुझे माफ़ कर दो। वो लड़की बोली, मैंने तुम्हें कुछ देर पहले भी देखा था, तुम छत के ऊपर से मुझे घूर रहे थे, क्या इरादा है तुम्हारा? आकाश बोला, तुम गलत समझ रही हो, मैं एक चित्रकार हूँ,
ये देखो, मैं तुम्हारी और आसपास के पेड़ों की तस्वीर बना रहा हूँ। आकाश ने कहा, मेरा नाम आकाश है, मैं आज ही दिल्ली से आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? वो लड़की बोली, मेरा नाम यक्षा है। तुम बिना मुझसे पूछे मेरी तस्वीर कैसे बना सकते हो? आकाश बोला, पहले तो तुम्हें जानता नहीं था, पर अब तो जानता हूँ। अब तो तुम्हारी तस्वीर बना ही सकता हूँ। सही कहा ना मैंने? यक्षा बोली, नहीं, तुम बिना मेरे इजाज़त के मेरी तस्वीर नहीं बना सकते। आकाश उसे मनाने लगा, अरे इतना क्या हुआ, मान जाओ, बस थोड़ा सा समय जाएगा। पर यक्षा ने कहा, नहीं, तुम मेरी तस्वीर बना सकते हो, पर बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। आकाश ने कहा, क्या तुम गांव वाले जब देखो तब पैसा मांगते हो? यक्षा गुस्सा हो गई और बोली, पैसे नहीं चाहिए मुझे। उसकी लाल लाल आंखें देखकर एक पल के लिए आकाश डर गया था, पर उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें? यक्षा बोली, मुझे सुपारी चाहिए। ये बात सुन के आकाश जोर जोर से हंसने लगा। वो बोला, मुझे लगा तुम सोना चांदी मांगने वाली हो। तुमने मांगा तो क्या मांगा? सुपारी? ये मेरा ही बाग है, जितनी सुपारी चाहिए उतनी ले लो। यक्षा बोली, मुझे तुम्हारे हाथों से सुपारी चाहिए। आकाश बोला, मैंने अपने हाथों में पेपर पेंसिल पकड़ी हुई है, मैं कैसे तोड़ के दूं? यक्षा ने कहा, लाओ अपना सामान मुझे दो और जाओ तोड़ के लेके आओ। यक्षा ने कहा, लाओ अपना सामान मुझे दो और जाओ तोड़ के लाओ सुपारी। आकाश अपना सामान यक्षा को दे के सुपारी तोड़ने चला जाता है। वो सुपारी तोड़ने ही वाला था कि मैं वहाँ आ गया। जब मैंने उसे सुपारी के पेड़ पे चढ़ते हुए देखा, मैं काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया। मेरी आवाज़ सुन के आकाश पेड़ से छलांग लगा देता है। जब वो नीचे गिरता है तो देखता है कि उसका सामान ज़मीन पे पड़ा हुआ है, पर यक्षा वहाँ नहीं है। आकाश को लगा दादू की आवाज़ सुन के वो डर गई है और डर की वजह से वो भाग गई। मैं आकाश के पास गया और पूछने लगा, क्या कर रहे थे ये? आकाश बोला, कुछ नहीं, मैं बस सुपारी देख रहा था। आकाश की ये बात सुन के मुझे कुछ हजम नहीं हुई, पर मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आकाश अपना सामान उठा के बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। आकाश को यक्षा में कुछ अलग दिखाई दे रहा था। आकाश उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। आकाश पूरे दिन यही सोचता रह गया कि यक्षा कहाँ गई, मेरी तस्वीर अब तक पूरी नहीं हुई। ये सोचते सोचते पूरा दिन और रात बीत गया। अगले दिन सुबह मुझे मेरे दोस्त रामू के घर 4 दिनों के लिए जाना था। मैंने जल्दीबाजी में आकाश को ये बात नहीं बताई थी। मैंने आकाश को बुलाया और उससे कहा, कल रात रामू का फ़ोन आया था, मुझे उसके घर अभी निकलना पड़ेगा। आकाश ये सुन के बोला, आपको ये बात कल रात मुझे बतानी चाहिए थी, आप अभी अचानक से ये बात बता रहे हो। मैंने कहा, मुझे जाना पड़ेगा, मैं रामू के घर जाके फ़ोन पे सारी बात बताऊंगा। आकाश ने कहा, क्या मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ने चलूं? पर मैंने कहा, रहने दो, रामू का ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा है, मैं चला जाऊंगा उसके साथ। तभी एक गाड़ी की हॉर्न बजी। मैंने बाहर निकल के देखा कि रामू की गाड़ी आ चुकी है। मैं अपना सामान लेके गाड़ी में बैठ गया। जाते जाते मैंने आकाश को कहा, बेटा ये गाँव है, जरा संभल के ध्यान रखना। आकाश ने कहा, हाँ दादू, आप जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगा। इतना कह के मैं वहाँ से निकल गया। फिर उसके बाद आकाश घर में जाके नाश्ते के लिए कुछ बनाने लगा। उसने नाश्ता बनाया और खाने बैठ गया। वो नाश्ता खा ही रहा था कि उसकी नज़र उसकी अधूरी तस्वीर पे पड़ी। उसे देखकर आकाश को फिर याद आ गया कि मेरी तस्वीर अब तक अधूरी है। आकाश ने नाश्ता वहीं छोड़ दिया और पेंसिल और पेपर लेके फिर उस जगह पे चला गया जहाँ उसे कल यक्षा मिली थी। आकाश यक्षा का चेहरा याद करने लगा, पर उसे कुछ खास याद नहीं आ रहा था। काफी देर तक आकाश परेशान होता रहा, पर तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। परेशान हो? कुछ याद कर रहे हो क्या? आकाश समझ गया ये यक्षा है। आकाश ने कहा, कल मेरे दादू आए और तुम गायब हो गई, क्यों, कहाँ चली गई थी? यक्षा बोली, तुम्हारे दादू से बहुत डर लगता है, वो काफ़ी गुस्सैल हैं, जब देखो तब गुस्सा करते रहते हैं। आकाश ने कहा, हाँ, उम्र हो गई है, इसी वजह से वो गुस्सा थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं। यक्षा ने कहा, तस्वीर पूरा हुआ या नहीं? आकाश बोला, नहीं, अब आई हो तो कुछ देर यहीं रुको, मैं चित्र बना लेता हूँ, फिर तुम कल की तरह भाग जाना। यक्षा ने कहा, नहीं, पहले सुपारी दो, फिर मैं तस्वीर बनाऊंगी। पर आकाश ने कहा, सुपारी देने के बाद भाग गई तो मेरी तस्वीर अधूरी रह जाएगी, पहले तस्वीर पूरी करवाओ, फिर सुपारी मिलेगी। यक्षा मान गई और आकाश उसकी तस्वीर बनाने लगा। दरअसल यक्षा बहुत ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक थी, उसे जो देख ले बस देखता ही रह जाए। आकाश का ध्यान पेपर में कम और यक्षा पे ज़्यादा था, वो बार बार उसे ही देखे जा रहा था।। काफ़ी देर के बाद आकाश ने तस्वीर बना ही ली। जब उसने यक्षा को दिखाई
तो उसने कहा, मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, तुम्हें तस्वीर बनाने नहीं आती है। आकाश इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है, एक तो इतनी मेहनत से बनाई है, ऊपर से तुम कह रही हो अच्छी नहीं बनी है। यक्षा बोली, गुस्सा मत हो, अच्छी बनी है, मैं तो मजाक कर रही थी। आकाश ने कहा, हाँ फिर तो ठीक है, मुझे लगा मेरी कला का मजाक बना रही हो। यक्षा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, अब मेरी सुपारी लाओ। हो गई ना तुम्हारी तस्वीर पूरी? आकाश ने कहा, हाँ मेरे घर चलो, मैंने कल तोड़ के रखी थी। यक्षा ने कहा, क्या तुम्हारे बागों में नारियल भी है? मुझे वो भी चाहिए। आकाश ने कहा, सब मिलेगा, चलो तो सही। आकाश को यक्षा उर्फ यक्षिणी के बारे में नहीं पता था। दरअसल पुराणों और ग्रंथों में लिखा है, अगर कोई आदमी यक्षिणी के मांगने पर सुपारी, नारियल या फिर नींबू देता है तो आदमी उस यक्षिणी के वश में हो जाता है। आकाश बिना जाने ये गलती कर रहा था। आकाश यक्षा को घर ले गया और यक्षा के कहने पे उसने सुपारी और नारियल यक्षा को दे दिया। आकाश को यक्षा पहले से मनमोहिनी लगती थी, पर जैसे ही आकाश ने सुपारी और नारियल यक्षा को दिया, उसके बाद से आकाश को अब यक्षा कुछ ज्यादा ही भाने लगी थी। यक्षा अपने सम्मोहन क्रिया से आकाश को अपने वश में कर लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश कठपुतली है जो यक्षा के कहने पे चल रहा था। यक्षा सुपारी और नारियल लेके वहां से जाने लगती है, पर आकाश कहता है, मत जाओ, मेरे पास ही रुको। आकाश अब पूरी तरह से यक्षा के वश में हो चुका था। यक्षा कहती है, तुम इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कह के वो चली जाती है, पर अब आकाश उसके वश में था। उसे किसी भी चीज का सही और गलत समझ नहीं रहा। आकाश ने कहा, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा। मैंने उसे शाम के करीब 5 बजे फ़ोन किया। उसे कई बार फ़ोन करने के बावजूद भी उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं परेशान हो गया। तभी मैंने अपने पड़ोसी सुब्बू को फ़ोन किया और उसे बताया, ज़रा मेरे घर जाना तो, और देखो मेरा पोता कहाँ है, कब से फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा है वो। सुब्बू ने कहा, हाँ मैं जाके देखता हूँ, क्या हुआ तुम्हारे पोते को। थोड़ी देर बाद सुब्बू का फ़ोन आया और सुब्बू ने बताया कि वो कोई तस्वीर निहार रहा है, लगता है वो कोई तस्वीर बना रहा है। यह सुन के मेरे जान में जान आई। मैंने कहा, हाँ वो एक चित्रकार है, उसे तस्वीरों का शौक है, तुम उसे परेशान मत करो, अपने घर चले जाओ, उसे अपना काम पूरा करने दो, फिर मैं उससे बात कर लूँगा। जो अनहोनी घटने वाली थी उसका किसी को भी खबर नहीं था। मुझे ये सब आम बात लगी, पर अब मेरा पोता यक्षिणी के वश में है, ये मुझे पता नहीं था। आकाश पूरी शाम उस तस्वीर को देखता रह गया। ना तो उसने कुछ खाया और ना तो उसने कुछ पिया। उस तस्वीर में यक्षा उर्फ यक्षिणी थी और अब आकाश उसके वश में था। उसे यक्षिणी के सिवाय अब और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रात करीब 8 बजे तक आकाश उस तस्वीर को घूरता रहा। तभी वहाँ हमारी नौकरानी रिम्मी आई। वो बोली, मैं आपका खाना बनाने आई हूँ, आपके दादाजी ने मुझे फ़ोन करके कहा मैं अपने दोस्तों के घर आया हुआ हूँ, तू आज रात का खाना बना दे। रिम्मी के इतना कहने के बावजूद भी आकाश ने एक शब्द नहीं कहा और वो उस तस्वीर को देखे जा रहा था। कुछ घंटों बाद रिम्मी ने खाना बना लिया और उसने डाइनिंग टेबल पे खाना रख दिया और बोली, मैं जा रही हूँ, आप खाना खा लेना। पर आकाश ने अभी भी कुछ नहीं कहा। रिम्मी को उसका बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया और रात होने के कारण फटाफट वहाँ से अपने घर को निकल गई। ना तो आकाश ने खाना खाया और ना तो उसने कुछ पिया। आधी रात में यक्षिणी आकाश के घर के बाहर आई और बोली, आकाश में आ गई। आकाश ये सुनते ही बाहर की ओर गया और उसने देखा कि उसके सामने यक्षिणी खड़ी है। वो देखने में इतनी मनमोहिनी थी कि उसे एक बार देखने के बाद किसी और को देखने का मन ही ना हो। यक्षिणी आकाश के साथ उसके घर में आई और आकाश ने उससे पूछा, तुम इतनी देर बाद क्यों आई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यक्षिणी ने कहा, अब आ गई हूँ, अब कहीं नहीं जाऊंगी। आकाश उसे अपने कमरे में ले गया और उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध शुरू हो गया। आकाश इस बात से अनजान था कि वो जिसके साथ संबंध बना रहा है वो उसका खून चूसने वाली यक्षिणी है। मुझे रामू के घर आए 1 दिन बीत गया, पर आकाश ने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। देखते ही देखते दूसरा दिन भी बीत गया। मैंने तीसरे दिन जब रिम्मी को फ़ोन किया और उससे पूछा, आकाश कैसा है, वो ठीक है ना। रिम्मी फ़ोन पे रोने लगी और बोली, मैं दूसरे दिन सुबह जब खाना बनाने गई तो आकाश के साथ एक लड़की थी उसके कमरे में। जब मैंने आकाश से पूछा, ये कौन है, तुम्हारे दादाजी को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे, तो उसने कहा, अपने काम से काम रखो, खाना बनाओ और जाओ यहाँ से। मैं चुपचाप किचन में खाना बनाने चली गई। मैंने जब खाना बना लिया तब वो खाना मैं डाइनिंग टेबल पे रखने आई तो मैंने देखा कल रात का खाना वैसा का वैसा ही पड़ा है। मैंने वो खाना ऐसा पड़ा हुआ देखा
तो आकाश से पूछा तुमने कल रात खाना क्यों नहीं खाया? तो वो बोला मेरा मन खाने का नहीं था इसलिए नहीं खाया। जब वो अपने कमरे से बाहर आया तो मैंने उसकी आंखों को देखा। उसकी आंखें हल्की पीली दिखाई पड़ रही थी। मैंने कहा ये खाना फेंक देती हूँ और अभी जो ताज़ा खाना बनाया है उसे निकाल देती हूँ, खा लो। पर आकाश ने कहा तुम जाओ, मैं खा लूँगा। तभी आकाश के कमरे से उस लड़की ने आवाज़ लगाई, यहाँ आओ उसे भगा के। आकाश ने कहा अब जाओ, मुझे काम है। उसने मुझे घर से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रिम्मी की बात सुन के मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरा पोता ऐसे कैसे कर सकता है? मैंने रिम्मी से पूछा कौन थी वो लड़की? रिम्मी ने कहा मुझे नहीं पता। मैंने पूछा फिर क्या हुआ? रिम्मी ने बताया मैं रात में जब खाना बनाने फिर गई तो कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। काफ़ी देर बाद उस लड़की ने दरवाज़ा खोला। वो देखने में काफ़ी सुंदर थी पर मन से बहुत काली लग रही थी। उसने पूछा क्या काम है? मैंने कहा खाना बनाना है। उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। मैंने कहा हटो यहाँ से, खाना बनाना है। मैं ज़बरदस्ती घर में घुस गई। मैंने देखा कि डाइनिंग टेबल पे सुबह का खाना अब तक रखा हुआ है। मैं गुस्से से आकाश के कमरे में गई और मैंने देखा कि आकाश की हालत ख़राब है। उसकी आंखें पीली थी और उसके शरीर का चमड़ा सिकुड़ रहा था। मैंने कहा आकाश तुमने 2 दिन से खाना क्यों नहीं खाया है? आकाश ज़्यादा बोलने की हालत में नहीं था। आकाश ने कहा यक्षा यहाँ आओ और इसे भगाओ यहाँ से। मैंने कहा तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, चलो दवा लेने। पर तभी वो यक्षा नाम की लड़की आई और उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और बोली जाओ यहाँ से, अब आने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। तभी आकाश ने कहा कल से मत आना, जाओ अब यहाँ से। इतना कहने के बाद मैं जा रही थी तभी मुझे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। जब मैं दरवाजे की ओर वापस गई तो मैंने देखा आकाश और वो लड़की शारीरिक संबंध बना रहे हैं। ये देखते ही मैं फौरन वहाँ से भाग आई और वो सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। रिम्मी की ये बात सुन के मैं दंग रह गया। मैं सोच रहा था कि मेरा आकाश ऐसा नहीं कर सकता, पर उसने ये सब कर दिया, एक गैर लड़की के साथ संबंध बना लिया। मैंने सोच लिया मैं कल ही अपने घर वापस जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही मैं अपने घर के लिए रवाना हो गया। दोपहर तक मैं अपने घर पहुंच गया। जब मैं घर के बाहर पहुंचा तो मैंने देखा बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं ये देख के हैरान था कि मेरा पोता इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। मैं फ़ौरन ही घर के अंदर गया। मैंने डाइनिंग टेबल पे खाना और एक तस्वीर देखी। वो तस्वीर काफ़ी मनमोहक थी, उसे बस देखने का मन कर रहा था। पर तभी मुझे आकाश के कमरे से कुछ आवाज़ आई। जब मैं उसके कमरे के पास गया तब मुझे शारीरिक संबंध बनाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं सोच रहा था मेरा पोता इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। मैंने तुरंत ही दरवाज़ा ठोकना शुरू कर दिया, पर मेरे काफ़ी देर तक दरवाज़ा ठोकने के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया था और अपने घर से बाहर आ रहा था। मैं जैसे ही बाहर आया मुझे मेरा पड़ोसी सुब्बू दिखाई पड़ा। वो मेरी तरफ ही भागा आ रहा था। वो आकर बोला जब से आप गए हो तब से आपका पोता कहीं गया ही नहीं, और तो और उसने कई बार सुपारी तोड़ के एक लड़की को दिया है। ये बात सुनते ही मैं डगमगा सा गया। मुझे जिस बात का डर था वो हो गया। सुब्बू ने बताया एक लड़की कुछ दिनों से आपके घर में है और वो हमेशा आकाश के साथ रहती है, और तो और आपकी नौकरानी रिम्मी ने उन्हें संबंध बनाते हुए देखा था। ये सुनते ही मैं अपने घर में गया और डाइनिंग टेबल से वो तस्वीर बाहर लेकर आया और सुब्बू से पूछा क्या ये वही लड़की है? सुब्बू बोला हाँ यही है वो। आकाश कल छत पे आया था, उसकी आंखें पीली पड़ गई है, उसका शरीर सिकुड़ रहा है, आप कुछ कीजिए। मैं सोच में पड़ गया क्या करूं अब। तभी मुझे याद आया मेरी बीवी का भाई सुरेन एक सिद्ध ज्ञानी है, मुझे इसके बारे में फ़ौरन उसे बताना चाहिए। मैं सुब्बू को लेकर फ़ौरन ही निकल पड़ा। 2 घंटे बाद मैं अपनी बीवी के भाई सुरेन के पास पहुंच गया। मुझे देख वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा अरे तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है और तुम्हारा चेहरा फीका क्यों पड़ा है? मैंने कहा मेरा पोता आकाश दिल्ली से सबरीमाला आया हुआ है। ये बात सुन के सुरेन बहुत खुश हुआ। उसने कहा कहाँ है वो, मुझे भी मिलना है उससे। मैंने उन्हें बताया कि आकाश यक्षिनी के चंगुल में फंस गया है। ये सुनते ही सुरेन के पैरों से ज़मीन खिसक गई। वो ये सुनने के बाद बेसुध हो गया। मैंने कहा मेरे पोते को उसके चंगुल से बचा लो वरना वो आकाश को जान से मार देगी। सुरेन ने कहा कितने दिन हो गए आकाश को उसके चंगुल में फंसे हुए? मैंने कहा 3 दिन से ज़्यादा हो गया है। सुरेन ने कहा इतना समय बीत गया और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो? मैंने कहा मुझे भी थोड़ी देर पहले ही ये बात पता चली है। सुरेन ने अपने शिष्य से कहा गंगा जल और शुद्ध लोहे की छड़ी की व्यवस्था करो जल्द से जल्द,
कुछ देर बाद गंगा जल और लोहे की छड़ी लेकर सुब्बू और सुरेन मेरे घर के लिए निकल पड़े। हमें घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। जब हम घर पहुंचे तब हमने देखा कि घर का दरवाजा अब भी खुला है। हम सीधे अंदर गए। हमने देखा कि वो यक्षिनी आकाश का खून चूस रही है। उसका डरावना और खूंखार चेहरा देख के हम सब डर गए। ये देखने के बाद सुरेन ने गंगा जल उसके ऊपर फेंका, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तभी सुरेन ने लोहे की छड़ी से उस यक्षिनी को मारा। तब जाके उस यक्षिनी ने आकाश का खून चूसना बंद किया। पर ये यक्षिनी आकाश को छोड़ के जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुरेन ने कई बार यक्षिनी को लोहे की छड़ी से मारा और उसके बाद यक्षिनी एक डरावनी हंसी के साथ आकाश के कमरे से भागने लगी। कुछ दूर तक वो दिखाई दे रही थी और फिर अचानक से वो गायब हो गई। सुब्बू ये सब देख के डर गया था। वो अपने घर जाके पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता है। मैं और सुरेन आकाश के पास गए तो हमने देखा कि आकाश का चेहरा पीला पड़ गया है, आँख पीली हो गई है और उसका शरीर सिकुड़ गया है। सुरेन ने आकाश को देख के कहा, अब इसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, ये कुछ देर में मर जाएगा। आकाश की हालत देख के मुझे रोना आ गया। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके, पर उसने थोड़ी हिम्मत जुटा के अपने साथ घटी सारी बातें बताई और थोड़ी देर में उसने दम तोड़ दिया। सुरेन ने मुझे बताया आकाश ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यक्षिनी बहुत सुंदर सा रूप धारण करके आती है और मर्दों को फंसाती है। आकाश ने इस यक्षिनी को सुपारी दे दी। यक्षिनी सुपारी पाने के बाद उस आदमी को अपने वश में कर लेती है। वश में करने के बाद वो हर गंदे काम करती है जो उसका मन करता है। वो शारीरिक संबंध बनाती है और धीरे धीरे खून चूस जाती है। अगर आकाश ने इसे सुपारी नहीं दी होती तो शायद ये आज हमारे सामने होता। यक्षिनी से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो लोहे की छड़ी से बहुत डरती है और इसी से उन्हें भगाया जा सकता है। थोड़ी देर में पुलिस और एम्बुलेंस आती है। पुलिस सुरेन और मुझसे सवाल पूछने लगती है। जब हमने उन्हें यक्षिनी के बारे में बताया तो उन्होंने उस बात पे विश्वास करने से मना कर दिया। मैंने कहा मेरे पास उसकी तस्वीर है, ये देखो, पर हमारे एक भी बातों पे कोई यकीन नहीं करता है। पुलिस वाले हमें डांटते हैं और कहते हैं अफवाह मत फैलाओ। आकाश का शरीर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। सुरेन कहता है हौसला रखो, अपना ख्याल रखना, और वो चला जाता है। अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेके आता है और कहता है जब डॉक्टर इसकी जांच कर रहे थे तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इसके शरीर में एक बूंद खून नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा है कि इसकी मौत का कारण खून की कमी है, पर यह कैसे हो सकता है कि किसी के शरीर में एक बूंद खून ना हो। मैंने कुछ नहीं कहा। तभी वो पुलिस वाला बोला, तुम कल किसकी तस्वीर की बात कर रहे थे, कहाँ है वो। मैंने वो तस्वीर उस पुलिस वाले को दे दी। वो देख के हंसने लगा और बोला, इतनी खूबसूरत लड़की किसी को कैसे मार सकती है। इतना कह के वो चला गया। मैंने और मेरे परिवार ने आकाश का क्रियाक्रम किया और उसकी अस्थियों को गंगा में बहा दिया। कुछ दिनों बाद पता चला जिस ऑफिसर ने उस तस्वीर को मुझसे लिया था वो मारा जा चुका है। उसकी लाश उसके घर में मिली थी। उसके शरीर में भी एक भी बूंद खून बचा नहीं था। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। मेरा नाम राजकुमार है। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह कहानी हमारे गांव की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही भयानक दिल दहला देने वाली कहानी है। हमारे गांव के लोगों के अंदर बचपन से ही भूत प्रेत जिन्नात आदि की चीज़ों के बारे में बहुत ही विश्वास करने वाला गांव था, लेकिन मुझे इन पर कुछ खास विश्वास नहीं था। लेकिन यह घटना हमारे ही गांव के एक अर्शदीप नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि एक बहुत ही गरीब इंसान हुआ करता था। और फिर एक दिन लोगों को पता चला कि अर्शदीप के पापा की मौत हो गई। दरअसल उसके पापा पत्थर का काम कर रहे थे और वह अचानक खाई में गिर गए, जिस वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अर्शदीप के परिवार पर मुसीबतों का एक बहुत ही बड़ा पहाड़ सा टूट चुका था। अर्शदीप का परिवार पहले से ही काफ़ी गरीबी में जी रहा था और अब उसके पापा की मौत होने की वजह अर्शदीप पूरी तरीके से टूट चुका था। अर्शदीप पर उसके घर का पूरा भार टिक चुका था। उसे पता था कि अब उसे ही पूरा घर संभालना होगा, लेकिन अर्शदीप की मुसीबतें भी कम नहीं थी, जो कि गरीब परिवार के अंदर से होने की वजह से पहले तो उसे कोई भी काम देगा या नहीं ये सोचने वाली बात थी। लेकिन अर्शदीप इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत ही कुछ दिनों बाद काम को ढूंढना शुरू कर दिया।
लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसे कोई काम ना मिला। वह उदास हताश होकर जंगल की तरफ चल पड़ा और फिर वह एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। लेकिन तभी उसने देखा कि सामने उसे एक झोपड़ी नजर आ रही थी। वह चुपचाप उसी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। जब वो झोपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर एक तांत्रिक बाबा बैठा हुआ था। वह उस तांत्रिक के पास गया और फिर बोला, बाबा क्या आप मेरी एक समस्या का समाधान बता सकते हैं? तो उस तांत्रिक ने कहा, मेरे पास हर समस्या का समाधान है पुत्र, बोलो तुम्हारी क्या समस्या है। पहले तो अर्शदीप ने अपनी जिंदगी के कुछ रुलाने वाले किस्सों के बारे में उस तांत्रिक को बताया, जिससे वह तांत्रिक बिल्कुल अनजान था। और उसके बाद अर्शदीप ने गरीबी दूर करने की समस्या भी पूछ ली। तो वह तांत्रिक बोल पड़ा, तुम्हारी गरीबी की समस्या मैं बेहद आसानी से दूर करने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद 7 दिनों की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। अर्शदीप बिना कुछ सोचे समझे उस तांत्रिक की बातों में हाँ करने लगा। और उसके बाद उस तांत्रिक ने अर्शदीप को एक ऐसे रास्ते पर चला दिया कि उस रास्ते पर पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो केवल सुख शांति और अपने आने वाले भविष्य को सतरंग बनाने की। उस तांत्रिक ने बताया कि तुम्हें सिर्फ पानी के अलावा कोई भी चीज खानी या फिर पीनी नहीं है। और अर्शदीप उनकी इन बातों को बिल्कुल अच्छे से मानने लगा। और उसके बाद उस तांत्रिक ने बताया कि अर्शदीप को यक्षिनी की तपस्या करनी होगी और वह उसे प्रसन्न करने के बाद जो चाहे वो करवा सकता है। अर्शदीप एकदम खुश हो गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस यक्षिनी की अब वह तपस्या करने वाला है वह इतनी खतरनाक साबित हो सकती है। और फिर अर्शदीप उस तांत्रिक बाबा की सारी राय लेकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद वह जंगल की तरफ चल पड़ा, अपने घर वालों को यह बताकर कि वह कुछ दिनों के लिए कमाई करने के लिए बाहर जा रहा है। और उसके बाद 18 नारियल लेकर वह जंगल में पहुंचा। जंगल में पहुंचने के बाद उसने अपनी उस कठोर तपस्या को शुरू कर दिया। 4 दिन बीतने के बाद उसने देखा कि उसका पूरा शरीर एक सूखे कांटे की तरह बन चुका था, यानी कि सिर्फ 4 दिनों के अंदर उसकी यह बुरी दशा हो चुकी थी। लेकिन अर्शदीप अभी भी उस भयानक और कठोर तपस्या में लगा हुआ था। और फिर वह 7वां दिन भी आया, जिस दिन अर्शदीप को उसकी बुरी मेहनत का बुरा फल मिलने वाला था। सुबह के लगभग 11 बजे हुए थे। अर्शदीप एक ऐसी जगह पर था जहां दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। और तभी अर्शदीप को मधुर वाणी सुनाई देने लगी, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। और फिर अर्शदीप ने अपनी धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि सामने की तरफ उसे एक सुंदर औरत खड़ी हुई नजर आई। उसके सामने खड़ी औरत इतनी खूबसूरत थी कि अर्शदीप उसे एक टक घूरने लगा। और उसके बाद वह सामने खड़ी औरत एकदम से अर्शदीप से बोल पड़ी, मैं यक्षिनी, तुमने अपनी साधना से मुझे काफी ज्यादा खुश कर लिया है। अब मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम जो कहोगे वही करूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी शर्तों का पालन करना पड़ेगा। और उसके बाद उस यक्षिनी ने अपनी सभी शर्तों को अर्शदीप के बिल्कुल सामने रखा। उसकी शर्तें कुछ इस प्रकार से थी। पहली, यक्षिनी उसकी पत्नी की तरह उसके साथ रहेगी हमेशा। दूसरी, अर्शदीप यक्षिनी के अलावा किसी भी और औरत को ना ही छुएगा और ना ही उसके करीब जाएगा। और उसकी सारी शर्तें अर्शदीप ने बिल्कुल हंसते हंसते बिना कुछ सोचे समझे ही मंजूर कर ली। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी शर्तें उसे एक दिन बहुत ही बुरी तरीके से फंसा देने वाली हैं। और फिर अर्शदीप यक्षिनी को लेकर अपने घर पहुंच गया। यक्षिनी ने अर्शदीप से पूछा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अर्शदीप बोला कि उसे इस शहर का सबसे ज्यादा पैसों वाला आदमी बनना है। और फिर देखते ही देखते अर्शदीप रातों रात उस शहर का सबसे ज्यादा पैसों वाला इंसान बन चुका था। अर्शदीप को इस तरह अमीर बनता हुआ देखना, यह बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। कल तक एक गरीब होने वाला लड़का आज उस शहर का सबसे पैसे वाला इंसान बन चुका था। अर्शदीप किसी को भी यक्षिनी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता था, क्योंकि वह भी उसकी एक शर्त थी कि वह किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगा। अर्शदीप ने अपने सभी लोगों को बस एक ही बात बोल रखी थी कि उसकी लॉटरी लग चुकी है। लेकिन आज इतनी सी रात में इतनी बड़ी लॉटरी लगना कोई छोटी बात नहीं थी। तो सभी लोगों को अर्शदीप के ऊपर कुछ गलत ही विश्वास होने लगा। सभी लोगों को यह लगने लगा कि अर्शदीप कोई 2 नंबर का धंधा करता है।
लेकिन सच के साथ कोई भी रूबरू होने में असमर्थ नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी सच्चाई किसी के भी सामने आना बहुत ही मुश्किल थी। तो ऐसे भी उसका पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे अर्शदीप और भी ज्यादा अमीर बनने लगा। यक्षिनी उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोती और उसके साथ रहती थी। लेकिन अर्शदीप को अब भी यक्षिनी के इस अवतार के बारे में पता नहीं था, जो कि वह हर 24 घंटे में एक बार धारण करती थी। और फिर एक दिन अर्शदीप को एक बड़े आदमी के घर उसकी बेटी के जन्मदिन के पार्टी में जाना था। अर्शदीप सज धज कर तैयार हुआ और उसके बाद अर्शदीप निकल पड़ा उस पार्टी के लिए। वह पार्टी इसलिए भी स्पेशल थी क्योंकि अर्शदीप को खास न्योता मिला था। अर्शदीप उस पार्टी में शामिल हुआ तो उसने वहां के लाजवाब और सुंदर नज़ारे को देखा और तभी अर्शदीप की निगाहें पड़ी वहां की खूबसूरत रानी पर, यानी कि दिव्या पर, जो कि सुंदर कपड़ों में अर्शदीप को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। दिव्या वही जो कि उस बड़े आदमी यानी कि डेक्स की बेटी थी। और तभी डेक्स भी वहां पहुंचा। उसने कुछ देर अर्शदीप से बातचीत की और फिर वो वहां से कहीं और चला गया। अर्शदीप की निगाहें उस लड़की पर टिकी हुई थी जिसका आज बर्थडे था। अर्शदीप धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा और वह एक ऐसा वक्त था जहां पर यक्षिनी भगवान शिव की पूजा में लीन होती है। वह अर्शदीप को कुछ ही पलों के लिए अकेला छोड़ती है और यही मौका देखते हुए अर्शदीप और दिव्या एक दूसरे के करीब जाने लगे और उसके फौरन बाद वह एक दूसरे के ज्यादा करीब नहीं आ पाए। लेकिन फिर जब पार्टी खत्म होने वाली थी और उसी वक्त किस्मत से अर्शदीप और दिव्या अचानक से छत के ऊपर मिल गए और वहीं पर उन दोनों ने शारीरिक संबंध बनाया। और यह काम होता देख यक्षिनी ने अपनी आंखों से देख लिया, जिस वजह से यक्षिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। उसके बाद जब अर्शदीप और दिव्या वापस नीचे आए तब अर्शदीप की नज़र उस यक्षिनी पर पड़ी जिसका रंग रूप बहुत ही गुस्से में नजर आ रहा था। और उसके बाद अर्शदीप घर लौट आया। लेकिन घर लौटने के बाद अचानक ही उसके घर से बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी और उस वक्त यक्षिनी की हवस बहुत ही भयानक रूप में जाग उठी थी और अब उसका बहुत बड़ा शिकार अर्शदीप बन चुका था, जो कि उसे नहीं बनाना चाहिए था। अर्शदीप की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें उसके घर के बाहर आसानी से सुनाई दे रही थी, लेकिन चारों तरफ कोई भी मदद करने वाला मौजूद नहीं था। अर्शदीप की दर्द भरी चीखों से हमारा पूरा गांव गूंज उठा। लेकिन सबको यह भी विश्वास था कि अर्शदीप के साथ यह सब कोई ना कोई बुरी ताकत ही कर रही है, इसलिए पूरे गांव में कोई भी उसके घर पर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और लगभग आधे घंटे बाद वह आवाज आना एकदम से बंद हो गई, मानो पूरे गांव में एक सन्नाटे की लहर सी दौड़ गई। चारों ओर खामोशी नजर आने लगी और फिर उस घर के अंदर एक सन्नाटा सा छा गया। और फिर वहीं का एक लड़का राजू उसके घर के अंदर दाखिल हुआ, जो कि राजू अर्शदीप का काफी अच्छा दोस्त था। राजू अर्शदीप के घर पहुंचा तो उसने देखा कि अर्शदीप बेहोश होकर नीचे गिरा हुआ था, लेकिन अब उसका लिंग बहुत ही बुरी तरीके से फट चुका था। और उसके बाद राजू ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर अर्शदीप का इलाज करने में सक्षम नहीं थे। वह लिंग को वापस ठीक नहीं कर सके, लेकिन शरीर में इन्फेक्शन फैलने की वजह से अर्शदीप की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। और उसके बाद वही हुआ जिसका सभी को डर था। अब अर्शदीप की मौत हो चुकी थी। अर्शदीप की मौत के पीछे सबसे बड़ा कारण था वह यक्षिनी, जिसने अपने हवस के माध्यम से अर्शदीप को अपना शिकार बनाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान कभी एक चीज से खुश नहीं रहता। शायद उस दिन अर्शदीप ने दिव्या के साथ वह संबंध नहीं बनाया होता तो शायद आज वह एक अच्छा जीवन जी रहा होता। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। यह घटना आज भी हमारे गांव के अंदर बहुत ही भयानक रूप में फैली हुई है। कहते हैं कि आज भी अर्शदीप के उस घर से भयानक चिल्लाने की आवाज आती है और साथ ही यह भी कहते हैं कि आज भी वही यक्षिनी रात में अर्शदीप के साथ संभोग करती है। और अब उस घर के आसपास से बहुत सारे घर एकदम सुनसान हो चुके हैं, यानी कि वहाँ से लोग अपने अपने घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। मेरा नाम आदर्श है, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। यह घटना आज से करीब 10 साल पहले घटी थी, जब यक्षिनी का खौफ हमारे गांव में इस कदर फैला हुआ था
कि हमारे गांव के अंदर कोई भी नौजवान लड़का मौजूद नहीं रहता। लेकिन धीरज इन सबसे अनजान एक अमीर परिवार का लड़का, जो कि अभी अभी हमारे गांव में घूमने के लिए आया था। धीरज हमारे गांव में इस तरह से घूमने लगा मानो उसे पता ही नहीं कि यह गांव किन किन भयानक सन्नाटे और चीज़ों के द्वारा बना हुआ है। लेकिन उनके पापा की जिंदगी का अंत इस गांव के अंदर ही हुआ था। धीरज पहली बार इस गांव में नहीं आया था। वो लगभग अपने जीवन के कुछ साल पहले भी यहाँ बिता चुका था, लेकिन उस वक्त उसके पास इतनी समझदारी मौजूद नहीं थी कि वह ऐसे हकीकत के पीछे जा सके। पिता की अकाल मृत्यु की वजह से उसे बड़ा जोर का सदमा सा लगा। उस गांव के खौफ की हवेली इन सब से अनजान वह एक शहरी आदमी की तरह पूरे गांव में चक्कर काटने लगा और हर चीज को एक बहुत ही गौर के नज़ारे से देखने लगा। लेकिन उसी वक्त धीरज की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसके बारे में उसने कभी सुना तक नहीं था। धीरज की नज़र उस गांव में बनी एक हवेली पर पड़ी, जो कि अब पूरी तरीके से खंडर बन चुकी थी। धीरज गांव वालों से उस हवेली में जाने की जिद करने लगा और धीरज को वहां पर जाने के लिए रोकने वाला और कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय वहां के सरपंच के। और धीरज की जिद की वजह से वहां के सरपंच को बुलाया गया और उसके बाद सरपंच ने धीरज को बहुत समझाया। सरपंच ने धीरज को कहा, तुम इस हवेली के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि यह हवेली किन किन भयानक रहस्यों से भरी हुई है। धीरज सरपंच की बातों को समझ नहीं पाया और उसने सीधे और अपने साफ साफ शब्दों में सरपंच से कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे इसके अंदर जाना है। अब धीरज की जिद लगातार बढ़ने लगी, लेकिन उसके बाद धीरज ने उस सरपंच को एक ऐसी चुनौती दे दी कि जिसे सुनकर सरपंच को भी पीछे हटना पड़ा। दरअसल इस बार धीरज ने कहा, अगर आपने मुझे उस हवेली में जाने से रोका तो मैं सीधा अपने दादा के पास जाऊंगा और आपकी शिकायत कर दूंगा। और धीरज की यही बात सरपंच के मन में खनकने लगी, क्योंकि धीरज के दादा इस गांव के सबसे बड़े और अमीर आदमी होने के साथ साथ इस गांव के सबसे ज्यादा इज्जत वाले आदमी भी थे। तो ऐसे में सरपंच यह बात बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता था कि धीरज मेरी बातों को नहीं मानने वाला। यह वह वक्त था जब फोन की ज्यादा तकनीक उपलब्ध नहीं थी, खास करके गांव के अंदर। लेकिन धीरज के पास तो फोन मौजूद था। जब धीरज को ऐसा लगा कि यह सरपंच उसे इस हवेली में दाखिल नहीं होने देगा, तो उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने दादाजी के पास फोन कर दिया। और उनकी अच्छी किस्मत थी कि दादाजी ने तुरंत फोन उठाया और फोन उठाने के बाद धीरज ने अपने साफ साफ शब्दों में कहा कि यह सरपंच मुझे इस हवेली के अंदर नहीं जाने दे रहा है। और फिर उसके बाद दादाजी ने तुरंत उस सरपंच से बात की और कहा, अगर मेरा पोता उस हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो फिर तुम्हारा सर कटवाकर गांव में टांग दूंगा। लेकिन वहीं धीरज को ऐसा लग रहा था कि शायद उसके दादाजी उसे उस हवेली में जाने के लिए इजाजत दे देंगे। पता नहीं धीरज की ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से वह उस हवेली में जाना चाहता था। इसके पीछे कोई ना कोई तो बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। खैर उस वक्त किसी भी तरह धीरज को मना लिया गया और उसके बाद धीरज वहां से वापस गांव के उस घर में लौट गया जहां पर वह कुछ दिनों के लिए रहने आया था। लेकिन धीरज के मन दिमाग और उसके पूरे शरीर के अंदर सिर्फ वही चीज चल रही थी कि अब उसे किसी तरह से उस हवेली के अंदर दाखिल होना है। लेकिन गांव वाले इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वह बार बार धीरज को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर धीरज मानने को तैयार ही नहीं था। और उसके बाद धीरज को ऐसा लगने लगा कि अब उसका जाना बहुत मुश्किल है। तो धीरज ने उस कोठरी के अंदर रात में जाना ठीक समझा। एक ऐसी कोठरी जिसके अंदर जाने के लिए धीरज का दिल तड़प रहा था। वह कोठरी उसी हवेली के अंदर थी जिस हवेली पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। और धीरज को यह बात अब बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगी कि उसे कोई भी अंदर जाने नहीं देगा। तो उसने अपने साथी दोस्त अमित को मना ही लिया और उसके बाद अमित भी उस कोठरी में जाने के लिए तरसने लगा, क्योंकि उस युवा धीरज ने उसे अपनी बनी बनावटी कहानी सुनाई। दरअसल धीरज ने कहा कि कुछ साल पहले उस कोठरी के अंदर उसका एक ऐसा सामान रह गया था जो कि किसी को अपने वश में करने में सक्षम था।
एक अच्छी और सबसे पुरानी चीज़ जिससे लड़कियां या कोई भी अपने आप ही आकर्षित होते हैं। और उसके बाद अमित को और क्या चाहिए था। अमित भी धीरज के साथ अपनी अटपटी हरकतें करने के लिए बिल्कुल तैयार था। रात के करीब 9:30 बज रहे थे और वह एक ऐसा समय था जब वह धीरज के साथ उस कोठरी की तरफ निकल पड़ा, यानी कि उस सन्नाटों के अंदर डूबी हुई हवेली की तरफ, जहां चारों तरफ कटी पतंगों की आवाज थी। धीरज को एक बात जो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके दादाजी उसे इस हवेली से दूर रहने के लिए बार बार क्यों कह रहे थे, क्योंकि जब भी वह उसके दादाजी से उस हवेली के बारे में कोई बात करता तो उसके दादाजी उस बात को तुरंत किसी न किसी बहाने को लेकर टाल ही देते। धीरज को सिर्फ यह जानना था कि उस घर के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसके दादाजी उसे उस गांव में भी ज्यादा दिन रुकने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उसके दादाजी सिर्फ उसे कुछ निर्धारित दिनों के लिए ही वहां पर छोड़कर गए थे और उसके 2 दिन बाद ही वह वापस शहर के लिए रवाना होने वाला था। लेकिन शहर जाने से पहले उसके मन में अजीबोगरीब सवालों के पहाड़ से खड़े हो गए थे। वह बार बार उस हवेली के बारे में सोचने लगता और आज उस सन्नाटे से भरी हुई रात के अंदर वह अमित के साथ चुपचाप हवेली की तरफ चल पड़ा। उसे अभी भी वही सवाल अपने जहन में नजर आ रहे थे और उसके जीवन में एक और सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर उसके पापा की मौत क्यों उस हवेली के अंदर अकाल उम्र के अंदर हो गई। उसके साथ उसका दोस्त अमित अपने कदमों के सहारे वहां पर सुनसान पड़ी जगह के अंदर अपने धीमे धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा और उसके बाद दोनों दोस्त उस हवेली के एकदम करीब पहुंच गए। जब वो उस हवेली के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस हवेली के अंदर कुछ अलग सा ही महसूस हो रहा था। एक तो चारों तरफ बिखरा हुआ सन्नाटा और ऊपर से अंधेरा जो कि अपनी चरम सीमा को पार कर चुका था। उसके बीचों बीच अमित को कुछ अलग महसूस हो रहा था और अब अमित को थोड़ा थोड़ा डर सताने लगा, क्योंकि उस हवेली के अंदर से किसी के हंसने की आवाज साफ साफ उनके कानों में सुनाई दे रही थी। इतनी मीठी मीठी हंसने की आवाज किसी लड़की की जैसी लग रही थी। अमित ना चाहते हुए भी उस हवेली के अंदर दाखिल होने को तैयार था और तभी उसने देखा कि उस हवेली के ऊपर लगा हुआ वो बांस का लकड़ एकदम से नीचे गिर पड़ा। वह अभी उस ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी काफी कोशिशों के बाद भी वह ताला उनसे टूटने में सक्षम नहीं था। उस ताले में कुछ अजीब सा ही लग रहा था। वह दोनों बार बार खट खट जोर जोर से उस ताले पर पत्थर मार रहे थे, लेकिन वह पत्थर इतना मजबूत नहीं था कि उस ताले को तोड़ सके। उनकी कोशिश लगातार जारी थी, लेकिन बार बार नाकामयाबी को हासिल करने में लगे हुए थे। लेकिन अचानक से एक आवाज जिसने उन्हें अंदर से हिलाकर रख दिया। आवाज काफी जोर जोर से किसी लड़की के हंसने की थी, लेकिन वह आवाज इतनी डरावनी थी कि अमित के चलते हुए हाथ एकदम से रुक गए। लेकिन धीरज को अब भी डर का कोई भी अनुभव महसूस नहीं हुआ। वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा। लेकिन अचानक से उस सन्नाटे की रात के अंदर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक बार फिर से एक तेज आवाज अमित के कानों में पड़ी। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी लाश इस जगह से जाएगी। अगर ये ताला टूट गया तो तुम उस हवस को जगाओगे जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अमित और धीरज इस बात से अनजान थे कि वह लगातार 19 सालों से पड़ी उस भयानक ताकत को जगाने का प्रयास कर रहे थे, जिस ताकत को गांव के कुछ पंडितों द्वारा शांत किया गया था। धीरज को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उस हवेली में जाने की पड़ी थी। वह यह नहीं जानता था कि वह जिस हवेली के अंदर जाने की जिद कर रहा है वह कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अमित इन सब चीजों से अनजान उस ताले को तोड़ने में लगा हुआ था, लेकिन उस ताले की मजबूती काफी ज्यादा थी। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान सबसे पहले उसी काम को करता है जिसके अंदर में उसकी बदनामी के साथ साथ उसका भयंकर नतीजा भी निकल जाए। और इस बार एक बड़े से पत्थर से धीरज ने उस दरवाजे के उस ताले को एकदम से तोड़ दिया। उस ताले को तोड़ते ही ठंडी ठंडी हवाओं ने अपना बसेरा जमा लिया और एक अलग अनुभव अमित अपने बदन के ऊपर महसूस करने लगा। और उसके लगभग सिर्फ 2 ही मिनट के बाद अचानक से एक तेज तूफान खड़ा हुआ और उसके बाद अचानक से उस तूफान ने उन दोनों दोस्तों को अलग अलग कर दिया।
एक दोस्त उस काल कोठरी के अंदर घुस गया तो वहीं धीरज उस हवेली के एक कमरे के अंदर पहुंच गया और एकदम से उस कमरे का दरवाजा भी बंद हो गया। धीरज लगातार कोशिश करने लगा कि वह इस कमरे से बाहर निकल जाए, लेकिन अचानक से तूफान का आना धीरज की समझ से बाहर था। लेकिन अब जो हो रहा था वह धीरज के कानों में साफ साफ सुनाई देने लगा, क्योंकि इस बार उसने सुना कि किसी के संभोग करने की आवाजें उसके कानों में पड़ रही थी। और जब धीरज ने उस कमरे के उस निकले छेद के अंदर से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एक खूबसूरत सी कन्या अमित के बिल्कुल बदन के ऊपर बैठी हुई उसके साथ संभोग कर रही थी और अमित एक अलग ही मजे में खो गया था। लेकिन उसके देखते ही देखते अमित अब बहुत ही बुरी तरीके से हाँफने लगा और अब वह थक चुका था और फिर अमित की जोर जोर से चीख की आवाज निकलने लगी और उसके बाद वह हुआ जिसके बारे में उस हवेली को खोलने के लिए सख्त मना किया गया था। इस बार उस भयानक सुंदरी या फिर ऐसा कहे कि उस यक्षिणी ने अचानक से अपनी आंखों को लाल कर लिया। उसकी लाल लाल बेहद डरावनी आंखें जो धीरज के मन के अंदर भयानक डर को पैदा कर रही थी। धीरज ने कोई भी आवाज नहीं की, लेकिन उसने देखा कि अब उस यक्षिणी ने अमित की दशा बहुत ही खराब कर चुकी थी। और उसके बाद अचानक से अमित का लिंग फट गया और उसके साथ ही अमित की एक जोर की चीख भी निकल पड़ी। उसके बाद उसने अमित का सारा खून अपने अंदर ग्रहण कर लिया और देखते ही देखते धीरज के सामने वह यक्षिणी एक बार फिर एक जवान और बेहद खूबसूरत कन्या का रूप ले चुकी थी। यह खौफ की दास्तान लगातार 4 घंटे तक चलती रही और अब धीरज बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुका था। उसे अपनी दोस्त की मौत का काफी ज्यादा गम होने लगा, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसकी यह बड़ी गलती अब उसे पछताने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन उसके बाद धीरज को वहां पर एक खिड़की नजर आई। जैसे ही उसकी नजर उस खिड़की पर पड़ी तो उसने अपने पैर के सहारे उस खिड़की को एकदम से खंडित कर दिया और उसके बाद वह किसी तरह से अपनी जान बचाता हुआ वहां से भाग निकला। लेकिन वह आज भी उस रहस्य को नहीं जान पाया और जब गांव वालों को वह लाश मिली तो उन्होंने उस लाश को वहीं दफना दिया। लेकिन उसके बाद उस गांव के अंदर ऐसे ही हवस के बहुत सारे लोग शिकार होने लगे और देखते ही देखते लगभग कुछ ही दिनों के बाद वह गांव एक खंडर बनकर रह गया। मगर वह कहते हैं ना कि किसी इंसान को किसी चीज को जाने बिना उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, और आज वह पूरा गांव एक खंडर बनने के साथ साथ धीरज भी अपने उस रहस्य को नहीं जान पाया। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साल 2018 जब हम आईपीएल के फाइनल का मैच देखने के बाद हमारी कॉलेज की छुट्टियों को एंजॉय करते हुए वापस हॉस्टल के लिए निकल पड़े। दरअसल उस वक्त हमारे कॉलेज की थोड़े दिनों की छुट्टियां हुई थी। ऐसे में हमारा एक प्लान था कि हम 4 दोस्त मिलकर एक ऐसी ट्रिप पर जाएं जहां पर हम पहले कभी ना गए हों। पूरा मैच देखने के बाद हम लोग वापस बाजार के लिए रवाना हुए। रात में हम लोग एक होटल के अंदर रुके, लेकिन सुबह होने पर अब हमारे अंदर एक कीड़ा घूम रहा था। दरअसल अब हमें कहीं और जगह पर घूमने के लिए जाना था और ऐसे ही घूमते घूमते मेरी नज़र एक किताब पर पड़ी। उस किताब में एक खूबसूरत स्त्री की फ़ोटो लगी हुई थी और मुझे क्या चाहिए था, मैंने तुरंत उस दुकानदार से उस किताब को खरीद लिया। उस किताब को खरीदने के लिए मुझे लगभग 20 रुपए लगे और फिर मैं एक जगह पर बैठकर उस किताब को पढ़ने लगा। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र उस किताब में लिखी यक्षिणी पर पड़ी, तो मैं उसके बारे में कुछ पढ़ने लगा। अभी मैं उसके बारे में पढ़ ही रहा था कि मैंने देखा कि वह पूरी की पूरी किताब उस यक्षिणी पर छपी हुई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी, क्योंकि उस किताब पर छपी हुई वह तस्वीर भले ही काल्पनिक तस्वीर थी, मगर दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अब मैं आराम से उस किताब को एक जगह पर बैठकर पढ़ने लगा, लेकिन तभी मेरा दोस्त सुनील मेरे पास आया और बोला, अरे भाई तू क्या पढ़ने बैठ गया, चल ना घर चलते हैं। लेकिन मैं उसकी बातों को अनसुना करते हुए अभी भी अपनी किताब में मगन किताब पढ़ रहा था। लेकिन तभी उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर लगाते हुए कहा, और भाई चलना चलते हैं।
लेकिन इस पर मैंने कहा, अरे नहीं यार, अभी तो हमें कहीं घूमने जाना है ना, और वैसे भी मेरे पॉकेट में तो पूरे पैसे हैं। और फिर सारे दोस्त मेरे पास आकर इकट्ठा हो गए। मैंने उनसे कहा कि यार चलो फिर से होटल में चलते हैं। मैंने उस किताब को अपनी बैग में रखा और होटल के लिए निकल गए। और फिर हम उस होटल में पहुंच गए। मेरा दोस्त सुरजीत, जो कि इन खूबसूरत स्त्रियों की किताब को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मगन रहता था, मैंने उसे उसके बारे में बताया तो वह भी उस किताब को मेरे साथ साथ पढ़ने लगा। फिर हमने उस किताब में पढ़ा कि भानगढ़ के किले में यक्षिनी नाम की एक आत्मा रहती है। फिर क्या था, सुरजीत तुरंत उतावला हो गया कि उसे अभी के अभी उसे भानगढ़ के किले में जाना है। मगर मैंने उसे किसी तरह समझाया कि हम लोग दिन में चलेंगे। मगर हम लगभग 6 दोस्त थे, उनमें से अब सिर्फ 3 बचे थे और 3 अपने घर के लिए लौट चुके थे। मैं, सुरजीत और राजीव, हम तीनों उस भानगढ़ के किले के लिए अब उस किताब में पढ़ने लगे। फिर हमने उसी ट्रिप पर जाने का तुरंत प्लान बनाया और हमारे दोस्त को भी बता दिया। हमने मैच तो देख लिया था, अब बाकी थी तो बस उस किले में दाखिल होने की। उस दिन तो हम होटल में ही रुके रहे और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर जाने का जो प्लान बनाया था, हम वहाँ जाने की तैयारी करने लगे। हमने यह तय किया था कि हम लगभग 3 दिन तक उस भानगढ़ के किले के पास रुकेंगे और उसके बाद हम वहाँ से ट्रेन पकड़कर सीधा भानगढ़ के किले के लिए रवाना हुए। फिर हम लोग जब भानगढ़ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर एक जंगल के पास एक बुढ़िया चाय बना रही थी। पूरा सफ़र बहुत लंबा था और अब धीरे धीरे शाम भी ढलने लगी। तो ऐसे में हम लोग उस बुढ़िया के पास गए और फिर बोले, अरे दादी जी, जरा हमारे लिए 3 चाय बना दीजिए। और फिर हम लोग वहाँ पर आराम से बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेने लगे। तभी उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो आप सब? तो मैंने उन्हें बताया कि हम लोग भानगढ़ के किले के पास जा रहे हैं। हम लोग वहाँ पर उस यक्षिनी की आत्मा को गलत सिद्ध करने के लिए आए हैं। और फिर क्या था, इतना सुनते ही वह बूढ़ी अम्मा हम पर भड़कते हुए बोली, तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं है? तुम जानते हो वहाँ पर उस यक्षिनी की आत्मा पहले तो लोगों को अपना शिकार बनाती है और उसके बाद वहीं भानगढ़ के उसी किले के अंदर उन्हें मार देती है। और क्या तुम लोग यह भी जानते हो कि भानगढ़ के राजा का अंत भी उसी यक्षिनी की वजह से हुआ था? उस यक्षिनी को यह श्राप दिया गया था कि वह मरने के बाद भी हवस की भूखी रहेगी। उनकी इन बातों को सुनकर मेरा एक साथी राजीव बोल पड़ा, अरे अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग उससे बचकर ही रहेंगे। और हम यह बात भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप अभी उस यक्षिनी की गलत बातों का शिकार हो चुके हैं। आप भी एक अंधविश्वास में जी रही हो। लेकिन उन्हीं के बीच में से सुरजीत एकदम से बोल पड़ा, अरे कुछ नहीं है, यह यक्षिनी सिर्फ लोगों का एक अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं। सुरजीत को इस तरह बीच में बोलता हुआ देख मैंने उन दोनों को पहले तो शांत किया और फिर उस बूढ़ी अम्मा से माफ़ी मांगते हुए कहा, अरे हमारी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि वैसे भी हम भानगढ़ के उस किले के अंदर नहीं जाएंगे। और इतना बोलकर मैंने उस बूढ़ी अम्मा को उसके पैसे दे दिए और फिर हम लोग वहाँ से उस भानगढ़ के किले की तरफ चल पड़े। अब धीरे धीरे रात का समय होने लगा, सूरज ढल चुका था और अब धीरे धीरे शाम ने अपना रूप धारण कर लिया और अब चारों तरफ सन्नाटा सा बिखरने लगा। मगर हम इन सब चीज़ों से अनजान चुपचाप कुछ हवेली की तरफ चल पड़े। उस वक्त अंधेरा तो हो ही गया था, रात का वक्त हो चला था। और फिर हम लोग जब उस भानगढ़ की हवेली के पास पहुंचे तो अचानक से मेरे दोस्त सुरजीत ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। मैंने कहा, अबे साले, तुझे मरना है क्या अंदर जाकर? अगर उस हवेली के अंदर सच में यक्षिनी हुई तो फिर हमारी मौत तो पक्की है ना। इतना बोलकर मैं चुप हो गया, लेकिन शायद उसे मेरी बात एकदम से चुभ गई। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों की नज़रों से मुझे देखने लगा और फिर उसने मुझसे कहा, मैं अभी हवेली के अंदर जाऊंगा और तुम लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और इतना बोलने के बाद वह चुपचाप उस हवेली की तरफ चल पड़ा। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर वह रुका नहीं, तो हमने उसे कस के पकड़ा और फिर वापस वहीं पर बैठा दिया और फिर उसे किसी तरह शांत किया। मगर वह बार बार उसी भयानक यक्षिनी के बारे में सोच रहा था और मैं उससे काफ़ी डर भी रहा था। और फिर हम लोग वहीं पर आराम से बैठे रहे, लेकिन धीरे धीरे रात बीतने लगी तो अब हमें नींद आने लगी। हालांकि हम उस हवेली में जाना तो चाहते थे मगर रात का समय हो चला था, तो ऐसे में उस हवेली में जाना
कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक भी अवश्य हो सकता था। तो हम लोगों ने वहीं पर उस हवेली के पास अपना अड्डा जमा लिया और फिर आराम से जाकर सोने लगे। लेकिन अभी भी हम सबके दिमाग में वही यक्षिणी चल रही थी। क्या सच में यक्षिणी है? और वह कैसी दिखती है? और वह कौन है और कहाँ रहती है? हम सब इसी के बारे में सोच रहे थे कि अचानक हमारा एक दोस्त बोल पड़ा, यार तुम लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है? तो मैंने कहा हाँ यार, पता नहीं क्यों, मगर अंदर ही अंदर से एक बेचैनी सी महसूस हो रही है। लेकिन उस वक्त अब हम सभी को थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी, तो हम लोग आराम से खराटे मारकर सोने लगे। रात के करीब 1 बज रहे थे। चारों तरफ बस केवल सन्नाटा बिखरा हुआ था। लेकिन एक आवाज के चलते अचानक से मेरी नींद उड़ गई। दरअसल मैंने देखा कि कोई अपनी पायलों की आवाज से मुझे अपनी ओर मोहित कर रहा है। मगर तभी मेरी मोहित होने की इच्छा को अचानक से एक फोन ने तोड़ दिया। दरअसल अचानक से मेरा फोन की रिंग बज उठी। जब मैंने फोन देखा तब मैंने पाया कि फोन पर कोई और नहीं बल्कि मेरे घर से मेरे पापा हैं। फोन उठाते ही मैंने पापा को बताया कि मैं भानगढ़ घूमने के लिए आया हुआ हूँ। तो पापा ने मुझे कहा, वह तो अच्छी बात है, लेकिन याद रहे तुम भूल कर भी भानगढ़ की उस हवेली में मत जाना। मुझे पापा की बात कुछ अजीब सी लगी, क्योंकि मेरे पापा एक टीचर थे और टीचर का इन चीज़ों में विश्वास करना कोई छोटी बात नहीं होती है। उस वक्त मैं नींद में था, तो मैं फिर से आराम से सोने लगा। लेकिन रात के लगभग 2 बज रहे थे। चारों ओर केवल और केवल खामोशी पसरी हुई थी और अचानक से मुझे किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह आवाज़ मेरे एक दोस्त की थी, लेकिन वह चारों तरफ मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया। मुझे लगा कि शायद वह नींद में ही बोल रहा है। और फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली और फिर मैंने फ़ोन की टॉर्च को ऑन किया तो देखा कि वहाँ चारों तरफ सिर्फ मेरा एक ही दोस्त लेटा हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन फिर क्या था, मैंने अपने उस दोस्त को जगाया और तीसरे दोस्त को ढूंढने के लिए निकल पड़े। हमें वह चारों तरफ कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। हमने उसकी काफ़ी जगहों पर तलाश की, मगर कहीं पर भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन फिर हमें भानगढ़ की उस हवेली के पास कोई जाता हुआ नज़र आने लगा और फिर हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागने लगे। तो हमने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि हमारा ही दोस्त था, जो कि उस हवेली की तरफ चल पड़ा। हम उसके पीछे पीछे उस हवेली के अंदर अचानक से दाखिल हो गए। हमें तो पता ही नहीं चला कि कब हम उस हवेली के अंदर आ चुके थे। फिर जब हमने देखा तो हवेली के दरवाजे अपने आप ही बंद होने लगे और फिर हमने देखा कि अब हमारा दोस्त हमें उस हवेली की खाली जगह पर चारों ओर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर हम लोग वहाँ से सीधा उस हवेली के मेन दरवाजे की तरफ जाने लगे। लेकिन तभी हमें पीछे से एक आवाज़ आई, आओ मेरे पास। वह आवाज़ काफ़ी खूबसूरत के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मीठी लग रही थी। हम लोग तुरंत उस हवेली के एकदम अंदर तक पहुंच चुके थे। फिर जाकर हमने देखा कि हमारा दोस्त, जिसकी लाश हमारी आंखों के सामने पड़ी हुई थी, साथ ही उसका शरीर नग्न अवस्था में वहीं पर गिरा हुआ था। हमारी तो जान ही निकल गई। फिर जब मेरे दोस्त ने अचानक से उसकी सांसों को चेक किया तो पता चला कि उसकी सांसें अब भी चल रही थी। यह जानकर हमें काफ़ी हद तक सुकून मिला। लेकिन हमने देखा कि उसके पूरे कपड़े खून से लथपथ थे। फिर हमने गौर से देखा कि उसका लिंग पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था और शायद इसी वजह से उसके पूरे कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे। फिर हमने उसे किसी तरह उठाया, लेकिन तभी हमें पायलों की छन छन की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो फिर हमने देखा कि हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री खड़ी थी। सच बताऊं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे खूबसूरत स्त्री अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। फिर मैं उसकी तरफ मोहित होने लगा। लेकिन मेरा दूसरा दोस्त काफ़ी समझदार था। उसके खूबसूरत बदन को देखकर मैं अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा था। फिर मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अचानक से यह मेरे दूसरे दोस्त ने मेरे हाथ पर मुझे चिंटी से काट लिया। मैं एकदम से उछल पड़ा और फिर मैंने देखा कि अब वह औरत वहां से गायब हो चुकी थी। हम यह बात अच्छी तरीके से जान चुके थे कि वह कोई और नहीं बल्कि एक यक्षिणी थी। मैं आपको बता दूं कि मेरा दूसरा दोस्त, जो कि वह एक डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, तो उसने इन चीज़ों का काफ़ी नॉलेज था। सुरजीत ने उसे ठीक करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी और फिर सुरजीत ने अपने घरेलू नुस्खे से
उसको तो बचा लिया, लेकिन उसका लिंग ठीक नहीं कर पाया। और फिर हम अपने उस दोस्त को लेकर एक कोने में जाकर बैठ गए ताकि हमें कोई खतरा ना हो। और फिर हम लोग कुछ देर तक वहीं पर बैठे रहे, लेकिन बाद में जैसे जैसे दिन होने लगा तो वह दरवाजा जिस पर ताला लगा हुआ था वह ना जाने क्यों लेकिन वहां से गायब हो गया सूर्य की पहली किरण के साथ। वहां पर एकदम से सब कुछ सामान्य हो गया और फिर हम लोग वहां से निकल गए। लेकिन उस दिन हमारे एक दोस्त ने अपनी प्राइवेट चीज को खो दिया। बाद में उसका इलाज भी हो गया, मगर शायद उस दिन हमारी यह बचकानी हरकत ना होती तो हमारे साथ कुछ भी ऐसा गलत ना होता। हमारे उस दोस्त ने बताया कि दरअसल वह स्त्री उस तब्बू के बाहर खड़ी हुई नजर आई थी और उसने उसके साथ संभोग किया और उसकी बुरी दशा करके उसे छोड़ दिया। और सही समय रहते हम उसके करीब पहुंच गए थे, जिस वजह से उसकी जान बच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। खैर उस दिन हम किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हुए और हमारी जान बच गई। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी मैंने अपने चैनल पर 2 या 3 दिन पहले ही अपलोड करी थी, हाईवे की। उस पर इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आए थे, सिर्फ 3000 ही आए थे, इसलिए मैं वो कहानी फिर से अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए सुनते हैं हाईवे की डरावनी कहानी। मेरा नाम सुनील है। यह हादसा मेरे साथ उस वक्त हुआ था जब मैं किसी काम के लिए अपनी बुआ के पास जा रहा था। दरअसल मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। साल 2018 जो कि मेरे लिए एक बहुत ही बुरा साल साबित हुआ। मैं नहीं जानता था कि इस साल के अंदर मेरे साथ एक ऐसा हादसा होने वाला है जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक सच्चाई को बयां करने वाला था। उस वक्त जब मैं अपनी बुआ के पास कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरी बुआ का घर हमारे गांव से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि ज़्यादा दूर तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, क्योंकि वह एक ऐसा रास्ता है जहां पर बुरी ताकतों के मंडराने का कोई भी सीमा नहीं है। मगर जब मैं अपनी बुआ के घर गया तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो बुराई की ताकत मेरे साथ मेरे घर के अंदर दाखिल हो गई। रात के करीब 8 बजे जब मैं अपनी बुआ के घर से वापस लौटने के लिए तैयार हुआ तो मेरी बुआ ने मुझसे कहा, अरे बेटा कल सुबह चले जाना। मैं बोला, अरे नहीं बुआ जी, वह क्या है ना कि कल मेरा एग्ज़ाम होने वाला है तो मुझे बहुत ही जल्दी पहुंचना है और वैसे भी घर में मुझे पढ़ाई भी करनी है। मेरा इतना कहने के बाद मेरी बुआ कुछ बोल ना सकी, क्योंकि अब बात मेरे एग्ज़ाम पर आ चुकी थी, तो ऐसे में अब उनका कोई हक भी नहीं था। और उसके बाद मैं और मेरा दोस्त नवीन हम दोनों बाइक पर बैठ गए। हम दोनों हमारे घर के लिए रवाना होने लगे। लेकिन अभी तो हमारा सामना कसवाली के उस हाईवे से होने वाला था जिसके बारे में हम दोनों अनजान थे। हम दोनों चुपचाप ड्राइव करते हुए आराम से बाइक पर बैठे हुए थे और इस वक्त मैं बाइक को ड्राइव कर रहा था तो वहीं नवीन मेरे पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। हम दोनों ऐसे ही बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि नवीन मुझसे बोल पड़ा, यार आज काफ़ी भूख लगी हुई है और तेरी बुआ के घर हम खाना खाकर भी नहीं आए, तो क्यों ना हम एक ढाबे पर रुक जाएं। नवीन की ये बात मुझे भी कहीं ना कहीं ठीक लगी, क्योंकि भूख तो मुझे भी लग रही थी। हम जब थोड़ा आगे गए तो हमने देखा कि हमें वहाँ पर एक ढाबा नज़र आ रहा था। मैंने बाइक उस ढाबे की तरफ मोड़ ली और फिर हम लोग उस ढाबे के पास पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर चाय के साथ सिर्फ बिस्किट ही मिल रहे थे। मैंने और नवीन ने थोड़ा नाश्ता किया और फिर से बाइक पर बैठने लगे। तभी उस ढाबे के मालिक ने हमें कहा, अरे भाई साहब, आप उस कसवाली के हाईवे के पास से जा रहे हैं क्या? तो मैंने उसे बताया कि हाँ, हम लोग उसी हाईवे के करीब से जा रहे हैं। तो मानो उस आदमी का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। वह अपनी तिरछी नज़रों से हमारी तरफ देखने लगा। उसके देखने का नज़ारा काफ़ी डरावना लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस हाईवे का नाम लेते ही मानो उसके अंदर भी डर की एक ज्वालामुखी फूट गई हो। लेकिन उसके बाद मैंने उसकी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वह आदमी मुझसे एक बात बोल पड़ा, देखो भाई साहब, वह रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रात में वहाँ पर कुछ आत्माएं भटकती हैं जो हमारे साथ हमारे घर के लिए रवाना हो जाती हैं और फिर हमें मौत के घाट उतार देती हैं। उसकी यह बातें मुझे अंदर ही अंदर हंसाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दिल्ली के एक युवा को इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास होना शोभा नहीं देता
और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मुझे भूत प्रेतों की चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, तो मैं चुपचाप हाईवे पर ड्राइव करने लगा। लेकिन जब मैं थोड़ा आगे गया तो अचानक से मैंने देखा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई लाल लाल कपड़े पहने मुझे मेरे बिल्कुल सामने नज़र आ रहा था। मगर जब मैंने उस पर ज़्यादा गौर किया तो अचानक से मुझे वह चीज़ वहाँ से गायब होती हुई नज़र आई। अभी मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मैं चुपचाप बाइक को ड्राइव करने लगा, लेकिन तभी मुझे कदमों के पटकने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो कि मेरे बिल्कुल पीछे से आ रही थी। और अब मुझे उस ढाबे के मालिक की बातें भी याद आने लगी। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? उस कदमों की आवाज़ इतनी साफ साफ जो आ रही थी, मानो कोई बिल्कुल मेरे पीछे से अपने चप्पलों के साथ जोर जोर से आवाज़ें दे रहा था। और फिर मेरे दोस्त नवीन ने भी बताया कि उसे भी वह आवाज़ आसानी से सुनाई दे रही थी। लेकिन मैंने उस चीज़ पर फिर इतना ज़्यादा गौर नहीं किया और बाइक को आगे भगाने लगा। अब मेरी बाइक लगातार फुल स्पीड में दौड़ रही थी। सामने की तरफ से कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी और ऊपर से अब धुंध का माहौल छा गया, जिस वजह से मैं अपनी बाइक की लाइट के द्वारा सामने देखने में सक्षम नहीं था, क्योंकि मुझे सामने की तरफ केवल और केवल धुंध ही नजर आ रही थी। और फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत ही तेजी से हमारे एकदम करीब से गुजर गया, जो हमें दिखाई भी नहीं दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस ढाबे के मालिक ने मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही डर डाल दिया, जिस वजह से अब मुझे बाइक ड्राइव करने में भी मुश्किलें पैदा हो रही थी। खैर, अचानक से एक गाड़ी जो कि फुल स्पीड में आई और हमारे इतने करीब से गुजर गई, मानो हम बाल बाल बच गए। उस गाड़ी को इतना तेज भागता देख मेरा दोस्त नवीन चिल्लाया और बोला, अबे साले, तुझको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? या तो तू खुद मरेगा या तो दूसरे को मारेगा। और इतना बोलकर वह शांत हुआ ही था कि अचानक से उसने देखा कि उसके सामने से वही गाड़ी एक बार फिर से उसकी तरफ भागती हुई नजर आ रही थी। और इस बार वह गाड़ी हमारे करीब से नहीं गुजरी, बल्कि उसने हमारी बाइक को इतनी जोर से टक्कर मारी कि हमारी बाइक लगभग 10 फुट ऊपर जाकर उछलकर नीचे गिर पड़ी। और फिर मुझे मेरे जिस्म के ऊपर काफ़ी दर्द महसूस होने लगा। लेकिन मैं एक कच्चे रास्ते में गिरा था, जिस वजह से हम दोनों को ज़्यादा चोट नहीं आई। लेकिन अब हमें वह गाड़ी चारों तरफ कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। और साथ ही जब हमारी नज़र हमारी बाइक पर पड़ी तो हमने देखा कि अब हमारी बाइक की हालत ख़राब हो चुकी थी। दरअसल बाइक पूरी तरीके से खंडित हो चुकी थी। यह देखने के बाद मुझे गुस्सा तो बहुत ज़ोर से आया, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। अब मुझे और मेरे दोस्त नवीन को वहाँ से पैदल ही यात्रा तय करनी होगी। लेकिन तभी नवीन एकदम से वहीं पर बैठ गया और फिर वह एक भयानक आवाज़ में बोल पड़ा, तुम लोगों ने मुझे गाली दी, तुम लोगों ने यह अच्छा नहीं किया। अब मैं इसको इसकी ज़िंदगी ख़त्म करने पर मजबूर कर दूंगा। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर नवीन क्या बोल रहा था। मैंने तुरंत नवीन के बाल पकड़कर एकदम से खींच लिए, लेकिन तभी उसने मेरा गला पकड़ा और मुझे नीचे गिरा दिया। एक दुबले पतले शरीर में इतनी ताकत को देखकर मैं तो एकदम से चौंक गया, क्योंकि मेरी सारी हड्डियां तक हिल चुकी थी। उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई? और फिर अचानक से नवीन वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। मैंने अपने बैग में से पानी की बोतल निकाली और उसके मुंह पर छींटे मारने लगा। और फिर मैंने किसी तरह से नवीन को होश में लाया। तो नवीन जब होश में आया तो तब वह मुझे बिल्कुल सम्मानने लग रहा था। उसके अंदर मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि उसने अभी अभी मुझे उठाकर एकदम से नीचे पटका हो। फिर मैंने नवीन को कहा, तुम ठीक हो ना? तो नवीन ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके बाद हम लोग वहाँ से उठकर वापस अपने रास्ते की तरफ रवाना हो गए। अभी हम दोनों लोग उस रास्ते की तरफ रवाना हुए थे कि अचानक एक बार फिर नवीन जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर मेरी तरफ अपनी खतरनाक आंखों से देखने लगा। नवीन की ये हरकतें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। पहले तो मुझे सिर्फ यही लगा कि जरूर उसका कोई यह मजाक होगा, लेकिन वह कोई उसका मजाक नहीं था। और फिर अचानक मैंने देखा कि नवीन के सर के ऊपर अचानक से एक टीका निकल गया और उसका पूरा का पूरा हुलिया चेंज हो चुका था। अब उसका पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था, मानो उसका पूरा शरीर किसी लावे के अंदर से बाहर निकला हो। और फिर अचानक से वह एक बार फिर वहीं पर बैठ गया। अब मैं उससे परेशान हो चुका था। उसकी हरकतें अब मुझे बहुत ही बेकार लगने लगी। लेकिन तभी मुझे वहाँ पर एक झोपड़ी नजर आने लगी। जैसे ही मेरी नज़र उस झोपड़ी की तरफ गई तो
जब मैंने उस झोपड़ी पर एक नज़र ठीक से मारी तब जाकर मैंने देखा कि वह झोपड़ी किसी साधु बाबा की लग रही थी। मैंने तुरंत वहाँ पर जाना ठीक समझा क्योंकि अब मुझे नवीन की हालत बहुत ख़राब लग रही थी और उस ढाबे के मालिक ने जो मुझे बताया था वही अभी नवीन के साथ हो रहा था। मैं तुरंत उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक साधु बाबा अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। लेकिन तभी नवीन एकदम से चिल्लाया, मुझे इसके अंदर नहीं जाना है, मुझे यहाँ से ले चलो। दरअसल मैं उन बाबा को अच्छी तरीके से जानता था। उनका नाम हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। जब भी हमारे गांव वालों को ऐसी कोई बीमारी होती जो कि किसी अनजानी ताकत की होती तो वह लोग उन्हीं बाबा के पास जाते थे और उनसे उनकी राय लेना ही एकदम ठीक समझते थे। और फिर उन बाबा ने मुझे नवीन को अंदर लाने का इशारा किया, लेकिन जब मैंने नवीन को हाथ लगाया तो उसने एक ही झटके में मेरा पूरा शरीर हिला के रख दिया। मगर उसके बाद मैंने नवीन के घर वालों के साथ साथ मेरे घर वालों को भी हमारे साथ हुए पूरे हादसे के बारे में बता दिया। लेकिन अब तक मैं यह नहीं जान पाया कि आखिर नवीन ने ऐसी कौन सी हरकत की जिसकी वजह से उस पर भूत प्रेत का साया मंडराने लगा, क्योंकि अब मुझे भी इन चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था। दरअसल नवीन की तबीयत कुछ इस प्रकार से थी मानो सच में उस पर कोई भूत प्रेत का साया मंडराता हो, क्योंकि नवीन के अंदर कभी भी इतनी ताकत नहीं थी कि वह मुझे एकदम से उठाकर नीचे फेंक दे। लेकिन उसके बाद सही समय पर मेरे घर वालों के साथ साथ नवीन के घर वाले भी उस बाबा के पास पहुंच गए। उस वक्त रात के लगभग 3 बज चुके थे और मुंबई जैसे शहर में रात के करीब 3 बजे निकलना एकदम सही रहता है, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक बहुत ही कम रहता है। और वैसे भी हमारा गांव मुंबई के एकदम करीब से ही पड़ता था, तो ऐसे में ट्रैफिक का सामना करना हमारे लिए एक सामान्य सी बात थी। लेकिन फिर उन बाबा ने मेरे पापा से कुछ नारियल और कुछ अगरबत्ती के साथ साथ घी वगैरह भी मंगवा लिया और फिर वहीं पर एक घेरा बना दिया। और उसके बाद हम दोनों ने किसी तरह नवीन को पकड़कर उसके घेरे के अंदर बैठाया। मगर हमें पता था कि नवीन के अंदर उस समय कितनी ताकत थी, लेकिन हमने किसी तरह मुश्किलों को पार करते हुए उसे उस घेरे के अंदर बैठाया। और उसके बाद उन बाबा जी ने उसके ऊपर झाड़ फूक करना शुरू कर दिया। बाबा ने धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और उसके साथ ही नवीन के अंदर से एक अलग प्रकार की परछाई सी नजर आने लगी। और फिर अचानक से नवीन जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ इतनी जोर की थी कि वह पूरी झोपड़ी बेहद जोर से गूंज उठी। सच में उस दिन नवीन का यह रूप देखकर हर किसी आदमी का दिल दहल सा जाए, और ऐसा ही मेरे साथ था। मैं काफ़ी डरा हुआ एक कोने में खड़ा हो गया। अभी मैं उस कोने में खड़ा ही था कि उस पंडित बाबा ने पूछा कि आखिर नवीन ने बीच रास्ते में गालियाँ किसको दी थी। फिर मुझे याद आया कि नवीन ने उस गाड़ी वाले को काफ़ी बुरा भला कहा था। और उसके बाद बाबा ने बताया कि दरअसल उस गाड़ी के अंदर कोई इंसान नहीं, बल्कि वह एक गाड़ी एक प्रेत की दुनिया की गाड़ी थी, और वह हर एक साल में एक बार उस हाईवे से गुजरती है। और इस बार उसने आपको शिकार बनाया, मगर उस दिन किसी भी तरह नवीन को बचा लिया गया और उसके बाद हम लोग हमारे घर लौट आए। लेकिन आज भी वह बहुत ही भयानक दिल दहला देने वाली घटना मेरे दिल के अंदर बैठी हुई है। उसके बाद से मुझे भी भूत प्रेतों जैसी चीज़ों पर काफ़ी हद तक विश्वास होने लगा, और आज मैं इनके नाम से भी बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता हूँ। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम प्रदीप है। मैं भागलपुर गांव में राजस्थान राज्य का रहने वाला हूँ। वैसे तो राजस्थान में भूत प्रेत के किस्से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, मगर यहाँ पर एक ऐसा हादसा भी हुआ है जो कि भागलपुर गांव को शमशान घाट बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। यह बात आज से लगभग 30 साल पुरानी है। उस वक्त सर्दियों का मौसम चल रहा था। उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था। दरअसल मेरी उम्र यही कोई 18 साल की थी। धीरे धीरे हमारे गांव में एक बात फैलने लगी कि हमारे गांव के करीब आजकल एक औरत दिखाई देती है जो कि लोगों को अपने बस में कर लेती है और उनका खून पीने के बाद उनको ख़त्म कर देती है। मुझे यह बातें सिर्फ एक बनावटी बातें लगी, क्योंकि 18 वर्ष की आयु में इन बातों पर
कहाँ विश्वास करने वाला था मैं। मगर एक दिन हमारे गांव का एक जवान लड़का जिसका नाम रजत था, वह उसी रास्ते को पार कर रहा था। दरअसल वह भी मेरी तरह थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ था, यानी कि वह भी एक शिक्षित था। तो वह भी इन बातों पर कुछ ज्यादा विश्वास नहीं करता था। मगर उस दिन उसकी मजबूरी थी कि उसे जंगल के रास्ते से गुजरना था। रात के लगभग 9 बज रहे थे। रास्ता पूरी तरीके से एकदम सुनसान सा पड़ा हुआ था। चारों ओर केवल खामोशी सन्नाटा ही पसरा हुआ था। लेकिन रजत को इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। वह आराम से रास्ता पार कर ही रहा था कि अचानक से उसे पीछे से एक आवाज आई, अजी सुनते हो? और उसके बाद जब रजत एक पल के लिए पीछे पलटकर देखा तो मानो एकदम से खो सा गया, क्योंकि इस बार उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत जिसके कानों में बालियां थी। उसका पूरा सफेद सफेद शरीर रजत की आंखों में इस तरीके से फंस चुका था। हालांकि इस घटना का जिक्र हमारे गांव में आज भी किया जाता है। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, यह तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था। तो मुझे इन चीज़ों पर इतना विश्वास ना होने के साथ साथ मैं बचपन की बातों को भूल भी गया था। रजत के पापा उसे ढूंढने के लिए चले गए, क्योंकि रजत कहीं भी नहीं मिला। और फिर रजत के बारे में पता लगाया गया। लेकिन कुछ ही देर के बाद कुछ गांव वाले जंगल में पहुंच गए और फिर पता चला कि रजत की लाश एक झोपड़ी के अंदर पड़ी हुई मिली थी। और उसके साथ ही उन्होंने देखा कि उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। उसके शरीर के अंदर खून की एक बूंद भी नहीं थी। और साथ ही उन्होंने देखा कि रजत की मौत इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। लोग इस मौत से कुछ भी समझ नहीं पाए। रजत के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह सभी पूरी तरीके से टूट चुके थे। लेकिन अब हो भी क्या सकता था। रजत की लाश को दफना दिया गया। लेकिन रजत के पापा ने एक बात ठान ली कि आखिर वह इस बात का पता लगा कर ही रहेंगे कि आखिर किस वजह से रजत की मौत हुई थी। और फिर लगभग 12 दिन बीत गए। 12 दिन के बाद ही रजत के पापा ने उसकी छानबीन करना शुरू कर दिया कि आखिर उसकी मौत किस कारण से हुई। उन्होंने देखा कि रजत की मौत उसकी प्राइवेट पार्ट पर इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। यह बात तो उनको पहले ही पता चल चुकी थी, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ था? रजत के पापा इसी के बारे में पता लगाने के लिए बार बार घूमते रहते, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें यह पता नहीं चल पाया कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हुआ। उसके कुछ दिन बाद ही उनके गांव में एक खबर मिलने लगी। दरअसल गांव वालों को मालूम हुआ कि उनके गांव में एक औरत रहने के लिए आई है। और वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि सभी का दिल उस पर पागल सा हो गया। लेकिन वह लोग इस बात को नहीं जानते थे कि जो औरत उनके गांव में रहने के लिए आई है वो उस गांव के विनाश का एकमात्र कारण भी बन सकती है। लेकिन सभी गांव वाले उस औरत पर नजर रखना शुरू कर दिए। एक बात जो गौर करने के लायक थी कि वह घर से बाहर बहुत ही कम निकलती थी। खैर इस बात से बाकी लोगों को ज्यादा लेना देना नहीं था। मगर एक दिन हमारे गांव में एक और बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। रात के करीब 12 बज रहे थे। चारों तरफ एक अंधेरे की मोटी परत चढ़ी हुई थी। रात का समय और ऊपर से ये कड़कड़ाती ठंड का माहौल छाया हुआ था। ऐसे में ऐसा कौन होगा जो रात में अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत कर सके। मगर हमारे गांव के आदर्श अंकल एक अलग ही दुनिया समझकर बाहर निकल पड़े। बावजूद इसके कि गांव वालों ने घर से बाहर निकलने के लिए साफ साफ मना कर रखा था, मगर आदर्श अंकल को तो आज ही अपने गाँव जाना था, और वो भी अपने नौजवान बेटे सुनील के साथ। सुनील और उसके पापा यानी आदर्श अंकल, जिनकी उम्र यही कोई लगभग 42 साल की थी, तो वो अपने बेटे के साथ अपने असली गांव यानी कि चंदनपुरा के लिए निकल रहे थे। और उसी वक्त मेरे पापा भी घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा और फिर वो बोल पड़े, अरे आदर्श जी, आज इतनी रात को और इतनी ठंड में किस जगह जाने का सोचा है? जिस जगह पर हमारा घर था उसकी उल्टी दिशा में उस औरत का घर था, जो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर स्थित था। रात के उस समय अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। मेरी भी अचानक से नींद टूट गई। हाँ, मुझे इतना तो याद है कि उस दिन मैं किसी आवाज के चलते जाग गया, मगर मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला,
क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड जो थी। मगर पापा अब भी हमारे घर से बाहर ही थे। पापा ने हमें आवाज़ देते हुए कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। गांव वालों ने अचानक आवाज़ दी, हे क्या हुआ? इतना बोलते हुए मैं वापस नींद में चला गया। लेकिन अचानक मैंने देखा कि मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत कन्या खड़ी थी। इससे सुंदर तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैं उसकी बाहों में लिपटना चाहता था, लेकिन वह लगातार मुझसे अचानक ही दूर हो रही थी। सच में मैंने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। मैं उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह लड़की मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी है। और फिर अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि अब उस लड़की का आधा शरीर बिल्कुल मुझे बिना कपड़ों के दिखाई दे रहा था। मैं तुरंत उसके बदन से लिपट गया, और जैसे ही मैं उसके बदन से लिपटा कि अचानक से मुझे बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। और जब मैंने उस लड़की का चेहरा इस बार देखा तो मानो मेरा पूरा शरीर एकदम से कांपने लगा। मैंने तुरंत उसे अपने आप से अलग करने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे शरीर से चिपक चुकी थी। और फिर अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि अब वह अपने बड़े बड़े नाखूनों को मुझे यानी कि मेरी आंखों के सामने दिखा रही है। और फिर उसने वह नाखून अचानक से मेरे पेट में घुसा दिए, और उसके साथ ही मैं जोर से चिल्लाने लगा। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि मैं अपने घर में लेटा हुआ था। दरअसल यह मेरा एक बहुत ही बकवास और बहुत ही भयानक सपना था, क्योंकि मैंने पहली बार अपने सपने में ऐसी भयानक चीजों को देखा था। दरअसल मैंने देखा कि उस औरत का पूरा चेहरा फटा हुआ था, और उसका पूरा बदन अब एक बुढ़िया के रूप में तब्दील हो चुका था। उसका ऐसा भयानक रूप देखकर हर किसी की रूह कांप उठे, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। डर के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन बाद में मैंने इस बात को अपना एक बुरा सपना समझकर टाल दिया। लेकिन तभी मुझे एक खबर मिली। दरअसल मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि हमारे गांव में आज रात एक मौत हो चुकी है। दरअसल अचानक से एक आदमी की डेड बॉडी मिली है, और फिर हमें यह पता चला कि वह डेड बॉडी बिल्कुल उसी प्रकार से पाई गई थी जिस प्रकार से कुछ दिन पहले हमारे गांव में रजत नाम के लड़के की मौत हुई थी। और उसके पापा आज भी उसके पीछे का कारण ढूंढ रहे थे। शायद रजत के पापा भी उस भीड़ में मौजूद थे। उन्होंने देखा कि उसके पेट के अंदर किसी चीज को घुसाकर मार दिया गया है। हमारे गांव के अंदर मानो एक दहशत सी फैल चुकी थी। उस मौत का खौफ हमारे गांव में कुछ इस प्रकार से मंडराने लगा, मानो अब हमारा गांव कुछ अलग प्रकार से बन गया था। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था। आगे जो होने वाला था उसके बारे में हमारे गांव में किसी ने सोचा तक नहीं था। अचानक से हमारे गांव में एक और खबर मिलने लगी कि जो औरत हमारे गांव में रहने के लिए आई थी, अब पता नहीं क्यों अचानक से हमारे गांव से गायब हो गई है। सभी गांव वाले उसे ढूंढने में लगे हुए थे, मगर वह कहीं पर भी नहीं मिली। मगर गांव वालों ने सोचा कि वो अपना सामान लेकर गांव से चली गई होगी। लेकिन उन सब का शक एकदम गलत था, क्योंकि अब उनके साथ एक ऐसा हादसा होने वाला था। और अब यह हादसा किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे चाचा के साथ ही होने वाला था। रात के लगभग 1 बजे मेरे चाचा की आंख खुल गई। उस वक्त मेरे चाचा शादीशुदा नहीं थे। उनकी भी उम्र मेरे पापा से बहुत कम थी। मेरे चाचा मेरे उम्र के थे। शायद उनकी उम्र यही कोई 20 साल की होगी। लेकिन उस समय में लोग बहुत ही जल्दी शादी कर लेते थे। लेकिन हमारे घर पर शिक्षा का प्रसार कुछ ज्यादा ही था। खैर, जब चाचा की आंख खुली तो उन्होंने सुना कि एक आवाज बार बार बाहर की तरफ से उन्हें सुनाई दे रही थी। लेकिन चाचा ने पहले तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उन्हें किसी औरत की आवाज में उन्हें अपने नाम की आवाज सुनाई दे रही थी, तो उनके कान एकदम से खड़े हो गए। फिर वह उठे और बाहर की तरफ देखने लगे। जब चाचा बाहर निकले तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मगर बाद में उन्हें अचानक से पायलों की छन छन की आवाज सुनाई दी। मेरे चाचा उस आवाज को फॉलो करते हुए उस तरफ जाने लगे जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी। फिर मेरे चाचा ने देखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें कोई ना कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे चाचा उस तरफ ही चल पड़े, मगर जब वो उसके करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह एक औरत थी। और तभी से मेरे चाचा का विज्ञान का दिमाग एकदम से काम करने लगा।
उन्होंने सोचा कि आखिर यह औरत इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही होगी। चाचा सभी बातों को सोचते हुए उस औरत की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भूत प्रेत पर मेरी तरह कुछ ज्यादा विश्वास तो ना था। और फिर वह उस औरत के करीब गए तो उन्होंने देखा कि उस औरत ने अपना चेहरा दूसरी साइड घुमाया हुआ था। मेरे चाचा धीमी धीमी आवाज में बोल पड़े, आप इतनी रात में और वो भी इस बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? लेकिन उस औरत का कोई जवाब नहीं आया। मेरे चाचा उसके सामने जाकर खड़े हो गए। मेरे चाचा ने देखा कि वह औरत अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। मेरे चाचा ने उसके पीछे का कारण पूछा। तब जाकर मुझे पता चला कि उस औरत ने बताया कि वह एक दूसरे गांव से आई है और वह एक अनाथ है। उसके पापा और उसके परिवार की मौत हो चुकी है, लेकिन मेरे चाचा तो उसकी खूबसूरती पर मरे जा रहे थे। चाचा ने उनसे कहा, हमारे गांव में हमारा एक पुराना घर है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप वहां रह सकते हैं। फिर मेरे चाचा उसको रात को हमारे गांव के पुराने घर में लेकर गए और उन्होंने उसे वहीं शिफ्ट किया। लेकिन जब रात के लगभग 2 बजने वाले थे, जब चाचा उस औरत के साथ उस पुराने मकान में थे, तो अचानक से चाचा को वह औरत बोलने लगी, आओ मेरे करीब आओ। और अब मेरे चाचा का सब्र का बांध टूटने लगा। अब मेरे चाचा भी उस औरत की तरफ जाने लगे। फिर चाचा ने उस औरत को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। लेकिन तभी उन्होंने अपने आप को महसूस किया तो उन्होंने पाया कि अब भी वह उस औरत के पास बैठे हुए उनसे बातचीत कर रहे थे, यानी कि वह एक सिर्फ ख्वाब था। मेरे चाचा उसकी खूबसूरती पर बहुत ही ज़्यादा मर रहे थे। कुछ देर तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन 15 मिनट के बाद ही अचानक से उस औरत ने मेरे चाचा को अपनी बाहों में भर लिया। मेरे चाचा को भी और क्या चाहिए था, वह भी उससे लिपट गए। लेकिन इस बार उनका कोई ख्वाब नहीं था और फिर उन्होंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। कुछ देर के बाद जब चाचा की हालत गंभीर होने लगी, क्योंकि चाचा सिर्फ कुछ ही पलों में उसके सामने घुटने टेक चुके थे, लेकिन वह औरत मानो अब भी एकदम हवस की प्यासी लग रही थी। उसने अभी भी लगातार काम को जारी रखा, लेकिन अब मेरे चाचा जी को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होने लगा। फिर चाचा किसी तरह अपने आप को छुड़वाते हुए बिस्तर से नीचे गिर पड़े और अब धीरे धीरे उनकी दशा और भी ज्यादा खराब होने लगी। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं निकल पाई। अब उनकी दशा इतनी खराब हो चुकी थी कि वह चाहकर भी अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहे थे। पर अचानक से उनकी आंखों के सामने काला काला धुआं सा छाने लगा। लेकिन उन्होंने पहले तो हिम्मत दिखाई, उन्होंने किसी तरह से अपने आप को छुड़वाया और फिर अपने कपड़े लेकर वहां से बाहर निकले और उनको पहनते हुए वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उस खूबसूरत औरत का शरीर एकदम से बदलने लगा। अब उसके हाथों के नाखून काफी बड़े बड़े बन चुके थे और उसका शरीर भी कुछ अलग प्रकार का हो रहा था। वह अपनी भयानक आंखों से चाचा की तरफ देखने लगी। चाचा को समझ नहीं आया कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने जल्दी से चलना शुरू किया, मगर अब उन्हें भी अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द महसूस होने लगा। मगर वो किसी तरह से जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगी और इस बार उनकी आवाज वहां चारों तरफ गूंज उठी। चाचा को इस हालत में देखकर मेरे पापा के होश उड़ गए। दरअसल चाचा की चीख पुकार की वजह से मेरे पापा भी उस जगह पर पहुंच गए। फिर मेरे पापा मेरे चाचा को वहीं से गांव के एक छोटे से अस्पताल में लेकर गए। उनका इलाज तो हुआ और साथ ही उन्होंने हमें अपनी पूरी घटना भी बताई। और उसके बाद मेरे पापा चाचा को एक पंडित जी के पास लेकर गए। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर पूरा गांव एक पल के लिए दहल सा उठा। दरअसल उन्होंने बताया कि वह एक बहुत ही शक्तिशाली बुरी ताकत जिसका नाम यक्षिणी है, वह लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उनका खून पीने की कोशिश करती है। दरअसल खून पीने की वजह से वह और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है और उसका मकसद यही है कि वह कभी भी बूढ़ी बनना नहीं चाहती, वह हमेशा खूबसूरत दिखना चाहती है। और यही वजह है कि उसकी आज भी यह इच्छा खत्म नहीं हुई। मगर फिर हमने तो वह गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और मेरे चाचा आज बिल्कुल ठीक हैं। मगर सुना है कि अब वह गांव पूरी तरीके से एक खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। दरअसल अब वहां पर कोई भी रहने की हिम्मत नहीं करता। अब इस घटना में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है यह मैं दावा नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय मेरी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी।
तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको अपनी कहानी भेजनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अनुराग की वाणी। आप सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर और सर्च बार ओपन करके उसमें सीधा सीधा सर्च कीजिए अनुराग की वाणी, आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।